भाई मैं एकदम लिख के दे सकता हूँ तुम्हें, अगर तुमने ये वीडियो एकदम एंड तक देख लिया तो फिर दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ योर लाइफ विच यू विल एवर वॉच regarding prop firm trading या जिसे हम कहते हैं funded account. So in this particular video we are going to talk about forex trading in India, whether is it legal or illegal in India. We are going to talk about prop firm trading, whether it is illegal or legal in India. prop firm से क्या क्या benefits तुम्हें हो सकता है, how you can achieve your goals in life through prop firm trading, लॉट साइजिंग या फिर पोजीशन साइजिंग के ऊपर हम बात करने वाले हैं डिटेल में, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे, एकदम बढ़िया बढ़िया टिप्स मैं तुम्हें दूंगा जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं, जिसकी मदद से अकाउंट उड़ना तो दूर की बात है, ब्लो अप होना तो दूर की बात है, ब्रीच तक नहीं हो सकता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करने वाले हैं अबाउट prop firm टैक्सेस। अगर तुम prop firm ट्रेडिंग करते हो या फिर फंडेड अकाउंट्स के थ्रू तुम ट्रेडिंग करते हो तो फिर कितना टैक्स तुम्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ता है, तो उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। सो जस्ट टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन, सिट बैक एंड चीजों को डिटेल में सीखो, ताकि अलग अलग वीडियोस देख के अपना जो टाइम है वो वेस्ट ना करके इंप्लीमेंटेशन में ज्यादा टाइम लगाओ। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इतने डिटेल में ऑनेस्टी से भरा हुआ कंटेंट तुम्हें सिर्फ यहीं पे मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नाउ लेट्स गो एंड डाइव इनटू इट। ऑलराइट, सो यहाँ पे जितना एक्साइटमेंट तुम्हें है चीजें समझने में, उतना एक्साइटमेंट मुझे भी है तुम्हें चीजें सिखाने में, बिकॉज ये जो मेरे सामने पड़ा हुआ है ये पीपीटी मुझे बनाने में मतलब सुबह के 4 बज गए हैं, तो पूरा जितना डिटेल हो सके उतना डिटेल में गया हूँ और यहाँ पे तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे लिए, दैट इज दैट prop firm ट्रेडिंग समझने से पहले हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि फॉरेक्स मार्केट जो होता है ओवरऑल, फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया कैसा होता है, कैसे वो ऑपरेट करता है, राइट। तो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हमें होना चाहिए। उसके बाद prop firm ट्रेडिंग वहाँ पे आता है, ठीक है, तो उसका रोल वहाँ पे आता है। तो यहाँ पे मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, ठीक है, तुम्हें आसानी होगी समझने में। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो कि फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग क्या होता है। फॉरेक्स मार्केट इज अ मार्केट वेयर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसी पेयर्स आर बीइंग डन, राइट। तो जैसे स्टॉक मार्केट होता है, वहाँ पे स्टॉक्स कंपनीज जो होती है इंडिया की, वहाँ पे हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं स्टॉक्स की। तो वैसे ही जो फॉरेक्स मार्केट होता है, वहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो करेंसी पेयर्स है, तो उन करेंसी पेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है, राइट। तो सिंपल वेज में यही होता है फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। तो फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग यही होता है सिंपल भाषा में, ठीक है। तो अभी now the $1 million question is that is forex trading illegal in India, illegal or legal in India? So ये बहुत ही ज्यादा मतलब पूछने लायक क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये सबको डाउट होता है कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो इंडिया में लीगल है कि इलीगल है, ये बता दो हमें, ठीक है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो इंडिया में लीगल है, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज कम्प्लीटली लीगल इन इंडिया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इट्स लीगल ओनली इफ यू फॉलो द गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेबी जो मतलब कि जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड है इंडिया में, जो कि शेयर मार्केट वगैरह ये सब कंट्रोल करती है चीजें, राइट। तो उनके हिसाब से कुछ गाइडलाइंस है, और आरबीआई जो कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो उनके तरफ से भी कुछ ऐसे गाइडलाइंस है जो कि हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। इन गाइडलाइंस और रेगुलेशंस को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पे हम जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है इंडिया में नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनको अगर हिसाब से हम फॉलो करते हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे समझते हैं कि गाइडलाइंस क्या क्या है, ठीक है। गाइडलाइंस समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गाइडलाइंस क्या क्या है। सो गाइडलाइंस हम 1 by 1 समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो गाइडलाइंस तो पहला है कि यहाँ पे यू कैन डिपॉजिट मनी एंड ट्रेड इन ब्रोकर्स विच आर आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आता है तुम जो मतलब कि आउट ऑफ इंडिया जो ब्रोकर्स है, ठीक है, तो उन पे तुम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, उन पे तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। मतलब कि सीधा मोटा मोटा भाषा में जो इंडिया का पैसा है वो इंडिया में ही होना चाहिए, ठीक है। या तो तुम इंडिया का कोई भी ब्रोकर यूज कर लो, जैसे मैंने सुना है कि जीरोधा यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग करवाता है, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो जीरोधा इंडियन कंपनी है, राइट। तो वहाँ पे तुम पैसा लगाते हो, वहाँ पे तुम ट्रेडिंग करते हो, तो इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहता है। कोई भी और जो फॉरेन ब्रोकर्स है वहाँ पे तुम मतलब ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो एज ए मतलब की गाइडलाइन जो है वहाँ पे है, मतलब कि ये इलीगल होता है अगर तुम बाहर के कोई भी ब्रोकर के साथ मतलब पार्टनरशिप करके, मतलब कि वहाँ पे उनके फंड्स वहाँ पे जमा करे हो, उसके बाद उसके थ्रू तुम ट्रेडिंग करे हो, तो वो इलीगल माना जाता है इंडिया में, ठीक है। So this particular thing comes under the FEMA Act, जो कि होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर वो आता है मनी शुड बी सर्कुलेटेड इनसाइड इंडिया ओनली, ठीक है। इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए इंडिया का पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात है। उसके बाद सेकंड जो गाइडलाइन है, दैट इज दैट यू कैन ओनली ट्रेड इन इंडियन पेयर्स सच एज USD INR, GBP INR, यूरो INR एक्सेट्रा एंड अ फ्यू मेजर पेयर्स है जो कि मतलब
जैसे कि यूएसडी यूरो, ठीक है, तो वो सब मतलब कि मेजर पेयर्स है, राइट। तो वहाँ पे हम मतलब ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। तो बेसिक मतलब कि ज़्यादातर तुम इंडियन पेयर्स जो है वहीं पे ट्रेडिंग कर पाओगे, उसके अलावा तुम किसी भी और पेयर में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेकंड गाइडलाइन है यहाँ का। उसके बाद फॉरेक्स मार्केट रिमेन्स ओपन 24/5, ठीक है, 5 डेज 24 घंटे खुला रहता है फॉरेक्स मार्केट, ये हमें पता है, मंडे से लेके फ्राइडे तक, राइट। बट हियर यू कैन ओनली ट्रेड इन दिस इंडियन स्टॉक मार्केट टाइम ओनली, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कहने के लिए ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का। यहाँ पे इंडिया के थ्रू अगर तुम करते हो ब्रोकर वगैरह के थ्रू, तो ये सबसे बड़ा मतलब डिसएडवांटेज है यहाँ पे कि फॉरेक्स मार्केट 24 घंटा खुला रहता है 5 दिन के लिए, राइट। लेकिन यहाँ पे जो इंडियन टाइम होता है, जो कि आई थिंक 9:30 बजे से 3:30 तक होता है, राइट, 9:15 से लेके 3:30 तक होता है, राइट। सो उस टाइम के दौरान ही मतलब तुम यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हो, और शायद 2 घंटा ज्यादा मिलता है, 5 बजे तक होता है, आई डोंट नो बेसिकली कैसा होता है वो सिस्टम यहाँ पे, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे जो इंडियन स्टॉक मार्केट टाइम है उसी टाइम पे तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, उसके अलावा 24 घंटे खुला रहे या फिर 32 घंटे खुला रहे तुम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मतलब डिसएडवांटेज है फॉरेक्स मार्केट के लिए इंडिया में, ओके। एंड ऑल्सो 4th नंबर जो यहाँ पे गाइडलाइन लिखा हुआ है, दैट इज दैट यू कान ट्रेड इन स्पॉट प्राइस, इमीडिएट पेमेंट एंड डिलीवरी का जो सीन होता है, मतलब कि मार्केट प्राइस में बाय करना, मार्केट प्राइस में सेल करना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकता है। बट ओनली फ्यूचर्स, मतलब कि लिमिट ऑर्डर वगैरह तुम यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन ऑन द स्पॉट जो चीज़ है वो तुम यहाँ पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यही कुछ 3 से 4 गाइडलाइंस है, रेगुलेशंस है, जो कि आरबीआई और सेबी कहती है कि अगर इनको तुम फॉलो करते हो देन यू आर गुड टू गो फ्रॉम इंडिया ओनली, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट की अगर हम बात करो, सो इफ यू कैन मीट द गाइडलाइंस देन यू आर टोटली गुड टू गो, ठीक है। But if you want to trade by leaving these guidelines behind and not worry about getting caught by the police, then you can trade in prop firm, ठीक है। तुम्हें अगर चिंता है कि मैं अगर इंडियन मार्केट से मतलब कि इंडिया से ही मतलब कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, कोई भी अगर गाइडलाइंस हो, कोई भी अगर रेगुलेशंस हो, मैं अगर वो ब्रेक कर दूं गलती से, मैं पुलिस से पकड़ा जाऊंगा, वो सब अगर भसर तुम्हारे दिमाग में मची हुई है, तो भाई prop firm is the way, सीधी सी बात है, ठीक है। और इस वीडियो में हम prop firm के बारे में ही डिटेल में जानेंगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है। सो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, टेक योर नोटबुक बिकॉज दिस टाइम टू टेक योर नोटबुक आउट एंड टेक नोट्स, ठीक है। सो अभी डिटेल में समझेंगे prop firm क्या होता है, उसके बाद जो भी चीज़ है, ठीक है। सो बी विद मी। सो व्हाट आर prop firms? Prop firms are companies to whom we traders provides our trading service and in return we get our payouts, ठीक है। prop firm क्या होता है? prop firm बेसिकली वो कंपनीज होती है जहाँ पे हम ट्रेडर्स जो है अपना जो ट्रेडिंग स्किल है वो उनको देते हैं एज ए सर्विस, ठीक है, आवर सर्विस एंड गेट इन एंड इन रिटर्न गेट आवर पे आउट्स, ठीक है। हम अपना सर्विस देते हैं और उस सर्विस के हिसाब से हम अपना पैसा लेते हैं, ठीक है। सो सिंपल लेमैन लैंग्वेज में यही होता है। prop firm कंपनीज होती है, कंपनीज को हम अपना जो सर्विस है, ट्रेडिंग सर्विस है, वो हम प्रोवाइड करते हैं, हम ट्रेडर्स, ठीक है। सो हम अपना जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं और सर्विस के हिसाब से उनको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज हमें मिलता है, हमें पे आउट मिलता है, राइट। सीधी सरल भाषा, okay. So in other words, we work as freelancers for the companies. We have a skill set of trading, and with the help of our skill set, that company is getting profits and we get a percentage of that profit, जो कि मैंने कहा, ठीक है। सो हम एज ए फ्रीलांसर उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। फ्रीलांसर तुम्हें पता है, फ्रीलांसर के पास एक स्किल सेट होता है पर्टिकुलरली, उस स्किल सेट को वो वहाँ पे मार्केट में जाके सेल करता है, और सेल जब करता है उस स्किल को, मतलब कि सर्विस जब प्रोवाइड करता है, उस सर्विस के हिसाब से उसको वहाँ पे पैसा मिलता है, ठीक है। तो ठीक यही बात है, जो कंपनी है वो कंपनी हमारे लिए क्लाइंट है, ठीक है। ये जो prop firm कंपनी है, ये कंपनी हमारे लिए क्लाइंट है। हम जो अपना ट्रेडिंग का स्किल सेट है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसको प्रोवाइड करने के हिसाब से हमें जो मतलब कि उसको वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है हमें सर्विस की वजह से, राइट। तो इसीलिए वो वहाँ पे हमें एक परसेंटेज देता है उस प्रॉफिट्स में से, ठीक है। सो क्या कैसे प्रॉफिट देता है, कैसे परसेंटेज देता है, सो उन सब चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सो हियर इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ prop firm ट्रेडिंग, ठीक है। पूरा प्रोसेस के बारे में हम जानते हैं कि कैसे तुम prop firm इंडस्ट्री में घुस सकते हो, prop firm ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। पहला जो फॉरमोस्ट यहाँ पे स्टेप है, दैट इज फाइंड अ ट्रस्टवर्दी prop firm, वेरी क्रूशियल, ठीक है। ये सबसे ज्यादा मतलब क्रूशियल स्टेप है, जहाँ पे तुम मतलब एक ट्रस्टवर्दी prop firm अपने लिए ढूंढते हो कि कौन सा prop firm तुम्हारे लिए सही रहता है, ठीक है। तो सबसे जो इजी वे रहता है prop firm ढूंढने का, दैट इज आई विल सजेस्ट यू, दैट इज prop firm मैच, ठीक है। तो prop firm मैच में तुम जाके वहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा prop firm वहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो भी प्लेटफॉर्म्स ट्रस्टवर्दी होते हैं वहाँ पे वो लिस्टेड रहते हैं, उनके ट्रस्ट पायलट रिव्यूज वगैरह हो गए या फिर जो भी चीज़ें हो गया, ठीक है। तो सब कुछ यहीं पे डिटेल में तुम्हें मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ईएट मार्केट हो गया, अल्फा कैपिटल ग्रुप हो गया, फंडिंग पिप्स हो गया, सो मेवन वगैरह सब यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है। सब चीज़ यहाँ पे लिस्टेड है। तो ये कुछ ऐसे लिस्टेड प्लेटफॉर्म्स है जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सो फॉर ट्रेडर्स हो गया, एक्वा फंडेड हो गया, ऑडेसिटी कैपिटल हो गया, माई फंडेड एफएक्स हो गया, फंडेड नेक्स्ट। तो भाई बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे हैं। और यहाँ पे तुम्हें डिस्काउंट कोड्स वगैरह भी मिल जाएंगे अच्छे से, ठीक है। सो यहाँ पे तुम मतलब कि इस वेबसाइट में तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। आगे जो होगा देखा जाएगा। तुम किसी भी प्लेटफॉर्म का ऐसा नहीं कह सकते कि आगे जाके मतलब प्लेटफॉर्म के साथ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन भाई प्लेटफॉर्म इज द वे, सीधी सी बात है। तुम अगर मतलब कि तुम्हारे पास अगर चीजें नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो प्लेटफॉर्म इज द वे, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सो जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे फाइंडिंग अ ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म, तो तुम सीधा प्लेटफॉर्म मैच में जा सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि तुम्हारे हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म बैठता है। वैसे तो मैं बोल ही दूंगा तुम्हें कौन सा क्या करना है, लेकिन तुम यहाँ पे जाके अपना जो रिसर्च है, वो मैं खुद कहता हूँ हमेशा कि अपना रिसर्च खुद करो, ठीक है। मैं जो कहता हूँ मुझे ब्लाइंडली मत फॉलो करो, किसी को ब्लाइंडली मत फॉलो करो। सब अपने अपने बेनिफिट के लिए बैठे हुए हैं, मैं भी अपने बेनिफिट के लिए बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। तुम जो है अपना रिसर्च करो, अपने हिसाब से काम करो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, फाइंडिंग अ ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म। तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे करना है, ठीक है। सेकेंड जो स्टेप है दैट इज द सिलेक्ट द साइज ऑफ अकाउंट एंड परचेस इट, ठीक है। एग्जांपल $5,000 का अकाउंट चाहिए तुम्हें, 25,000 के का अकाउंट चाहिए तुम्हें, 100K का अकाउंट चाहिए, तो वो तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, तब जाके मतलब तुम आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट होता है, इसलिए मैंने ये सेक्शन रखा है एक्स्ट्रा से, ठीक है। सो यहाँ पे जो डाउट होता है दैट इज दैट वन स्टेप, और मैं कह दूं तुम्हें वन स्टेप और वन फेस सेम होता है, टू स्टेप टू फेस मतलब सेम ही होता है, और थ्री स्टेप थ्री फेस मतलब सेम होता है, ठीक है। सो ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि फेस क्या होता है, स्टेप क्या होता है। भाई एक ही चीज होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और कैटेगरी है इंस्टेंट फंडेड का, ठीक है। सो यहाँ पे वन स्टेप वन फेस को हम समझते हैं कि कंप्लीट अ सिंगल टेस्ट, ठीक है। प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे तुम्हें दिया जाता है, उस प्रॉफिट टारगेट को जब तुम कंप्लीट करोगे उसके बाद तुम मतलब यहाँ पे जो लाइफ अकाउंट है तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 10% का प्रॉफिट टारगेट तुम्हें करके देना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे तुम्हें लाइफ अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि एक ही टेस्ट तुम्हें पार करना है, ओके। उसके बाद टू फेस में क्या होता है, कंप्लीट टू टेस्ट प्रॉफिट टारगेट, ठीक है, एंड यू विल गेट अ लाइफ अकाउंट। यहाँ पे दो टेस्ट तुम्हें पार करना पड़ता है, मतलब कि दो बार तुम्हें परसेंटेजेस क्लियर करना पड़ता है। पहली बार फॉर एग्जाम्पल 8% क्लियर करना पड़ेगा, सेकंड में तुम्हें 6% कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें लाइफ अकाउंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में वही होता है, कंप्लीट 3 टेस्ट। यहाँ पे तीन चीजें तुम्हें तीन बार तुम्हें यहाँ पे टेस्ट देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल पहले तुम्हें 8% करके देना पड़ेगा, फिर 5% करके देना पड़ेगा, फिर हो सकता है फिर से तुम्हें 5% हो या फिर 4%, 3% कुछ ना कुछ तुम्हें करके देना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे लाइफ अकाउंट मिलता है, जो कि मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज्यादा, मतलब लाइफ अकाउंट कब तक पहुंचोगे, और मतलब कि लोगों का जो पेशेंस है वो यहाँ पे खत्म ही हो जाता है एकदम से, ठीक है, कि कब मतलब अकाउंट पास होगा, कब होगा, ये सब चीजें। अगर तुम प्रोफेशनल ट्रेडर हो, मतलब कि तुम्हें लगता है अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो तुम फॉर श्योर जा सकते हो, लेकिन भाई मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा एज ए बिगिनर, ठीक है। तो वो चीज होता है। और नेक्स्ट जो एक कैटेगरी होता है दैट इज इंस्टेंट फंडेड कैटेगरी। इंस्टेंट फंडिंग में क्या होता है, तुम्हें यहाँ पे टेस्ट पार करना नहीं पड़ता है, ठीक है। आइदर वेट फॉर 30 डेज और 14 डेज टू रिसीव अ पे आउट, ठीक है। पहला कंडीशन यहाँ पे क्या होता है, कभी मतलब कि प्रोफॉर्म टू प्रोफॉर्म ये डिपेंड करता है। किसी प्रोफॉर्म का होता है कि 30 डेज तुम्हें वेट करना पड़ेगा, किसी प्रोफॉर्म का होता है 14 दिन तुम्हें वेट करना पड़ेगा पे आउट लेने के लिए, ठीक है। और किसी में होता है कि तुम्हें एक थ्रेशोल्ड जो लिमिट है वो हिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 5% तुम्हें हिट करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें उस 5% से तुम जितना बनाओगे अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट साइज, ऑब्वियसली 5,000 तुम ले रहे हो, 25 के ले रहे हो, 100 के ले रहे हो, एक्सेट्रा जो भी मतलब कि तुम अकाउंट साइज ले रहे हो, उसके हिसाब से तुम्हें 5% तुम जब करके दोगे, और 5% में से तुम्हें यहाँ पे जो है पे आउट मिल जाएगा, ठीक है। सो ये चीज होता है, एक थ्रेशोल्ड होता है जो कि तुम्हें ब्रेक करना पड़ता है, उसके बाद तुम्हें पे आउट वगैरह यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग का जो डैशबोर्ड है, इंस्टेंट फंडिंग जो है यहाँ पे वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद इंस्टेंट फंडिंग को ही अभी यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसीलिए उसको रिकमेंड करूंगा। ट्रस्ट पायलट वगैरह में तुम जाके देख सकते हो उनके रिव्यूज वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, यहाँ पे इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स भी है, यहाँ पे 1 फेज भी है, 2 फेज भी है, ठीक है, शायद 3 फेज भी होगा, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 फेज तुम देख सकते हो 10K का है, 25K का है, 50K का है, 100K का है, 200K का है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 फेज हो गया, जहाँ पे तुम्हें एक ही
प्रॉफिट टारगेट क्लियर करना पड़ेगा जो कि है 10% का, ठीक है। 10% तुम जब कंप्लीट कर दोगे उसके बाद तुम्हें लाइफ अकाउंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू फेस तुम देख सकते हो। यहाँ पे टू फेस में तुम्हें प्रॉफिट टारगेट जो है पहले 10% करके देना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड फेज में तुम्हें 5% करके देना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें लाइफ अकाउंट यहाँ पे मिलेगा। ठीक वैसे ही 3 फेज भी है। और इंस्टेंट फंडिंग का अगर मैं दिखाने जाऊँ तुम्हें, इंस्टेंट फंडिंग में तुम्हारा कोई भी प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें 5% जो है 5% मार्क तुम्हें यहाँ पे हिट करना पड़ेगा। जब तुम 5% मार्क जो है वो हिट कर दोगे, उसके बाद उस 5% में से ही तुम्हें पहली बात तो है कि पे आउट मिल जाएगा, और 5% के बाद जो भी तुम मतलब वहाँ पे प्रॉफिट करोगे उसका मतलब कुछ परसेंटेज तुम्हें मिल जाएगा। जैसे कि बेसलाइन प्रॉफिट यहाँ पे 80% है, मतलब कि तुम जो भी प्रॉफिट करोगे उसका 80% तुम्हें मिलेगा और 20% जो है प्रॉफिट रखेगी, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे। बाकी इंस्टेंट फंडिंग अगर तुम चेकआउट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे बहुत सारे डिस्काउंट कोड वगैरह चल रहे हैं। तुम अगर सीधा यहाँ पे भी आके खरीदना चाहते हो यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में ही है, वहाँ से भी तुम जा सकते हो, ठीक है। वो मेरा एफिलिएट लिंक है, तो भाई को थोड़ा सा प्रॉफिट करा दो, ठीक है, हो सके तो अभी यहाँ पे हो गया। तो ये समझ लिया फॉर श्योर, मतलब कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये तुम्हारे लिए, बहुत लोगों के लिए, क्योंकि वन स्टेप वन फेस यहाँ पे दिक्कत होता है बहुत लोगों को समझना, तो वो मैंने समझा दिया, ठीक है। अभी इस पॉइंट में शायद ऐसे भी लोग हैं जिनको लग रहा होगा कि भाई ये सब तो हमें पता है, ये सब क्यों सिखा रहे हो। तो सीधी सी बात है, ये चैनल बिगिनर्स ओरिएंटेड है, ठीक है, बिगिनर ओरिएंटेड चैनल है, क्योंकि ये सब जो वीडियोस है मैं बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ ज़्यादातर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है ये सब चीज़ें, ठीक है। मुझे पता है, तुम्हें पता है, लेकिन ऐसे बहुत जन इस वीडियो को देख रहे होंगे अभी जिनको नहीं पता है ये सब चीज़ें, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैं इतना डिटेल में घुस के ये सब चीज़ें बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात है। तो अभी थोड़ा सा नीचे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप बड़ा ही सिंपल स्टेप है, कंप्लीट द इवैल्यूएशन टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो टेस्ट है इनका वो ये सब पास करो। अगर तुम इवैल्यूएशन अकाउंट लेते हो, मतलब कि 1 स्टेप लेते हो, 2 स्टेप लेते हो, 3 स्टेप लेते हो, तो वो सब चीज़ें पास करो। उसके बाद रिक्वेस्ट पे आउट एंड गेट पेड, ठीक है। तीन चीज़ होता है जो कि तुम्हें करना होता है, ठीक है। तो ये सारा ये मतलब कि 4 सिंपल स्टेप्स होते हैं जो कि तुम्हें फॉलो करना होता है अगर तुम प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग में घुसना चाहते हो तो, ठीक है। सो नेक्स्ट $1 million क्वेश्चन इज दैट प्रॉप फॉर्म लीगल है कि नहीं इंडिया में, ठीक है। प्रॉप फॉर्म लीगल है कि नहीं, मतलब कि फॉरेक्स ट्रेडिंग तो लीगल है, हमने जान लिया वो चीज़, लेकिन प्रॉप फॉर्म लीगल है कि नहीं, द आंसर इज यस, ठीक है। सो यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे आगे कि प्रॉप फॉर्म क्यों लीगल है, क्या इलीगल है, ठीक है। तो वो सब के बारे में हम बात करेंगे। पहले तो ये बात हम समझ लेते हैं कि प्रॉप फॉर्म में हमें ट्रेडिंग क्यों करना है, ठीक है। प्रॉप फॉर्म ही क्यों, अपना जो पर्सनल कैपिटल है वो हम ना डाले बिना प्रॉप फॉर्म को ही क्यों चुने, ठीक है, वो भी एक चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल में समझते हैं कि क्यों तुम्हें प्रॉप फॉर्म की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये है कि एक्सेस टू लार्जर कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें लार्जर कैपिटल का मतलब मिल जाता है सीन, ठीक है। यहाँ पे लार्जर कैपिटल का सीन रहता है, मतलब कि तुम सोचो यहाँ पे $1250 से स्टार्टिंग होता है, 1250 मतलब 1 लाख के ऊपर। चलो ये तो कोई भी मतलब पर्सनल कैपिटल में भी डाल देगा, ठीक है। 2500 भी डाल देगा, $5000 भी डाल देगा, $10,000 कोई डालेगा क्या एज अ बिगिनर, ठीक है। $20,000 कोई डालेगा क्या एज अ बिगिनर, $40,000 भी यहाँ पे, $80,000 भी यहाँ पे, $200,000 जो कि करीबन मतलब 80 लाख, 1 करोड़ से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। 100 के मतलब 80 लाख होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना पैसा एक बिगिनर क्या डालेगा स्टार्टिंग अपने पर्सनल कैपिटल में, द आंसर इज दैट कभी नहीं डालेगा, कभी नहीं डालेगा। तो प्रॉप फॉर्म इज द ओनली वे थ्रू व्हिच यू कैन गेट एक्सेस टू लार्जर कैपिटल एज अ बिगिनर, ठीक है। मतलब कि तुम सोचो एक मिनिमल यहाँ पे फीस पे करके, ठीक है, तुम अगर 1 फेस का अकाउंट भी लेते हो 10K का, तो फिर इतना मिनिमल, उसके ऊपर भी डिस्काउंट लगेगा, मतलब कि 4-5 हज़ार रुपये में ही तुम्हें यहाँ पे $10,000 मतलब कि 8 से 8.5 लाख रुपए का एक्सेस मिल रहा है, यहाँ पे कैपिटल मिल रहा है, ठीक है। सो दैट्स अ वेरी बिग डील मैन, ओके। सो प्रॉप फॉर्म इसलिए मतलब कि पॉइंट नंबर 1 में मतलब प्रॉप फॉर्म यहाँ पे विनर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस कर दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें ये एक बात यही भी बोल दूँ कि ये जो पूरा वीडियो है ये प्रॉप फॉर्म बायस्ड है, ठीक है। ये वीडियो प्रॉप फॉर्म बायस्ड है क्योंकि मुझे लगता है कि भाई प्रॉप फॉर्म इज द वे, सीधी सी बात है, मुझे लगता है कि प्रॉप फॉर्म इज द वे। प्रॉप फॉर्म के थ्रू अगर कोई अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर भी है, अगर वो यहाँ पे मतलब अच्छे से करता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेजर चीज़ होता है वो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का खेल होता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट अगर कोई भी यहाँ पे फॉलो करता है अच्छे से, तो यहाँ पे वो मतलब कि प्रॉफिटेबल आराम से बन सकता है,
ठीक है, पे आउट आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो एक्सेस टू लार्जर कैपिटल हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद यू लर्न प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ऑल्सो विदाउट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट यू कैन सर्वाइव इन दी परफॉर्म स्पेस, जैसा कि मैंने बोला, ठीक है। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट तुम यहाँ पे सर्वाइव कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये स्पेस ही ऐसा है, ये मतलब कि चीज़ ही ऐसा है कि तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पर्सनल कैपिटल में क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट इज कॉम्प्रोमाइज्ड एज अ बिगिनर स्पेशली, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है रिस्क मैनेजमेंट को, इसलिए कैपिटल डूब जाते हैं लोगों के, ट्रेडर्स के, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि नो पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क इज इन्वॉल्व जस्ट दी अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे लग ही नहीं रहा कुछ भी, 4-5 हज़ार तुम दे रहे हो सिर्फ एक अकाउंट के लिए, उसके बाद तुम्हें 8.5 लाख रुपए का एक्सेस मिल रहा है, 10 लाख रुपए का एक्सेस मिल रहा है, उससे ज़्यादा का एक्सेस मिल रहा है, राइट। मिनिमल फीस में ही तुम्हें मतलब बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो ये चीज़ है, तुम यहाँ पे सिर्फ अकाउंट का फीस दे रहे हो, तुम्हारा कोई भी पर्सनल जो फाइनेंशियल रिस्क है वो इन्वॉल्व नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। वो एक बात है यहाँ पे, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये चीज़ भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो पर्सनल कैपिटल होता है वहाँ पे जो तुम्हारा पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क है वो टोटली इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे अपना पैसा डाल रहे हो, लॉस भी करोगे तो अपना होगा, प्रॉफिट भी करोगे तो अपना, ठीक है। वो भी एक चीज़ है। अभी पोटेंशियल फॉर कंसिस्टेंट इनकम, पोटेंशियल तो है भाई, ठीक है। मैंने खुद आजमा लिया इस चीज़ को, मुझे मतलब कि शेर के मुंह में जब खून लग जाता है तो ऐसा वाला सीन हो गया प्रॉफर्म मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया है कि कंसिस्टेंट इनकम तो आ सकता है अगर तुम इस चीज़ को फॉलो करते हो अच्छे से। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो फॉर श्योर यहाँ पे प्रॉफर्म इज द ओनली वे थ्रू व्हिच यू कैन जनरेट कंसिस्टेंट इनकम थ्रू ट्रेडिंग। सीधी सी बात है, मैं सीधे तौर पे यहाँ पे कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल कैपिटल को अगर हम देखने जाए, नॉट श्योर अबाउट द कंसिस्टेंट इनकम थिंग मे लूज मोर ऑन द अदर हैंड, ठीक है। कंसिस्टेंट इनकम तो यहाँ पे मैं नहीं कहता हूँ कि कंसिस्टेंट इनकम आ सकता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे ट्रेडर दोस्त हैं जो कि अपने पर्सनल कैपिटल से करते हैं, तो वो मतलब कि कंसिस्टेंट इनकम यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर वो साल में 2-3 लाख रुपए भी कमा ले तो वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। साल की मैं बात कर रहा हूँ, साल में अगर 2-3 लाख रुपए भी कमा ले तो वो दैट इज अ बिग डील फॉर देम, ठीक है। तो ऐसा वाला सीन है। लेकिन मैं तो यहाँ पे हफ्ते पे आउट ले सकता हूँ, ठीक है। हफ्ते में पे आउट ले सकता हूँ यहाँ पे अपने अकाउंट साइज के हिसाब से, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, कंसिस्टेंट इनकम तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। कंसिस्टेंट इनकम छोड़ो, पर्सनल कैपिटल में यहाँ पे और ज्यादा लॉस ही हो सकता है, ठीक है। लॉस का जो संभावना है वो यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड तुम्हें यहाँ पे पता है कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे लॉस का जो फैक्टर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ट्रेनिंग्स टूल्स एंड प्रॉपर बैक एंड सपोर्ट इज इन्वॉल्व इन प्रॉफर्म्स, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर जो बैक एंड का सपोर्ट रहता है वो यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है तुम्हारे लिए, ठीक है। 24/7 तुम्हें यहाँ पे कस्टमर केयर सर्विस मिल जाता है। सो जैसे कि इंस्टेंट फंडिंग ही अगर मैं यहाँ पे दिखाने जाऊँ तुम्हें, तो यहाँ पे उनके लाइव सपोर्ट जो एक लाइव सपोर्ट है, यहाँ पे तुम उनको ईमेल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे लाइव चैट 24/7 अवेलेबल रहता है उनके लिए, तुम्हारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, कुछ दिक्कत हो रहा है, तो सीधा आओ यहाँ पे और बात करो उनसे, ठीक है। तो ये चीज़ होता है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊँ, अगर मैं कंपेयर करूँ पर्सनल कैपिटल से, सो इट्स जस्ट ओनली यू, नो बैक एंड सपोर्ट इन्वॉल्व, ठीक है। सीधी सी बात है, तुम्हारे बैक एंड में कुछ होता ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ तुम्हारा ब्रोकर होता है जहाँ पे तुम्हें उनसे ही बात करना पड़ेगा क्या दिक्कत है क्या नहीं है, और वही चीज़ है, मतलब सिर्फ तुम ही हो, यू वर्सेस यू, ठीक है। तो वो वाला सीन होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एश्योर्ड स्केलेबिलिटी एंड ग्रोथ कैन स्केल अ स्मॉल अकाउंट टू इवन मिलियंस, ठीक है। यहाँ पे मिलियंस तक तुम मतलब अपना जो अकाउंट है, छोटा सा अकाउंट, वो ले जा सकते हो स्केल करके, ठीक है। जैसे कि इंस्टेंट फंडिंग का ही मैं तुम्हें दिखा दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग वाला जो अकाउंट है यहाँ पे, तो तुम स्केल कर सकते हो इसको। और ये सिर्फ इंस्टेंट फंडिंग का ही मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अभी और मुझे पे आउट वगैरह भी मिल रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा हूँ। बाकी तुम जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करना चाहते हो अपने हिसाब से रिसर्च करो, मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। वहाँ पे जाओ, उस प्लेटफॉर्म को देखो, अच्छे से डिटेल में जानो कि वो लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके हिसाब से तुम चीज़ों को करो, ठीक है। मेरे हिसाब से मत जाओ, किसी के हिसाब से मत जाओ। तो यहाँ पे तुम स्केलिंग प्लान का देख रहे हो, ये कितने का अकाउंट है, इंस्टेंट फंडिंग $1200 का सिर्फ अकाउंट है। तुम यहाँ पे स्केल कर सकते हो अप टू 1.28 मिलियन, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही तुम 10% बना देते हो, 10% बनाने के बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शन रहता है, या तो पे आउट निकालो या तो स्केलिंग करो। तो वहाँ पे तुम स्केलिंग कर करके 1.28 मिलियन तक भी जा सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ये वाला चीज़ करते हैं, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी का ऑप्शन रहता है यहाँ पे। मेजॉरिटी और पर्सनल कैपिटल में क्या रहता है, मेजॉरिटी कैन इवन टच द लाख मार्क, ठीक है। लैक्स का जो मार्क रहता है, मतलब कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो वो मार्क ही टच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो इंडियन मार्केट में स्टार्ट करते हैं 8,000 से, 10,000 से, 20,000 से,
50,000 से, ठीक है। तो वो मतलब कि ज्यादातर लॉस ही करते हैं, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रहता है वहाँ पे, रिवेंज ट्रेडिंग होता है, इमोशनल ट्रेडिंग होता है, तो बहुत कुछ चीजें वहाँ पे रहता है, ठीक है, इन्वॉल्व। तो जिसकी वजह से मतलब यहाँ पे वो जो लैक्स का जो मार्क रहता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितना भी लैक्स हो, तो वो मार्क मतलब कि मार्क वो टच ही नहीं कर पाते हैं ज्यादातर लोग, ठीक है। तो यहाँ पे वो पर्सनल कैपिटल का ये सीन रहता है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉप फॉर्म में मतलब ये चीज नहीं होता है, और मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे वो प्रॉप फॉर्म बायस्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पर्सनल कैपिटल एकदम ही गलत है, ऐसा चीज नहीं है। मतलब कि पर्सनल कैपिटल के भी अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन ये एडवांटेजेस प्रॉप फॉर्म के हैं। मैं जैसे कि मैंने कहा कि बिगिनर फ्रेंडली चीजें बनाता हूँ, तो ये बिगिनर फ्रेंडली चीज है प्रॉप फॉर्म, ठीक है। तुम अगर बिगिनर हो तो फिर तुम अपना प्रोफॉर्म से यूज करो, प्रोफॉर्म मतलब कि यूज करो, प्रोफॉर्म से पे आउट लो दबा के, उसके बाद मतलब अगर तुम चाहो तो पर्सनल कैपिटल में भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फॉर नाउ मैंने तुम्हें यहाँ पे कंपैरिजन दिखा दिया है कि प्रोफॉर्म क्यों बेहतर है अभी अपने एज ए बिगिनर मतलब पर्सनल कैपिटल लगाने से ज्यादा, ठीक है। तो एज कम्पेयर मैंने दिखा दिया ये चीजें, अभी तुम्हारे ऊपर है चीजें कि तुम कैसे लेते हो इन सब चीजों को अभी। सो कुछ कॉमन रूल्स के बारे में हम जान लेते हैं प्रोफॉर्म के, ठीक है। प्रोफॉर्म जो इंडस्ट्री है, इनके बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई अगर तुम्हें अपना पैसा दे रहा है, ठीक है, तो वो चाहेगा कि तुम इन रूल्स को फॉलो करो अच्छे से, ताकि उसका पैसा ना डूबे, उसका लॉस ना हो, और तुम्हें भी प्रॉफिट हो, उसको भी प्रॉफिट हो, राइट। तो वो चीज यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है, इसीलिए मतलब यहाँ पे उनके बहुत सारे रूल्स है, कुछ कॉमन रूल्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। बाकी बहुत सारे प्रोफॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जिनके अलग अलग कुछ रूल्स रहते हैं, लेकिन ज्यादातर जो रूल्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं ड्रॉ डाउन लिमिट के बारे में। एक रूल होता है प्रोफॉर्म्स का जो कि कहते हैं हम ड्रॉ डाउन लिमिट करके। अभी ड्रॉ डाउन लिमिट क्या होता है? ड्रॉ डाउन लिमिट पहली बात तो है कि दो तरीके के होते हैं। एक होता है डेली ड्रॉ डाउन, जो कि डेली बेसिस में ड्रॉ डाउन होता है, नीचे चल रहा है। एक ये होता है तुम्हारा डेली ड्रॉ डाउन, मतलब कि जो डेली बेसिस में ड्रॉ डाउन होता है, और एक होता है मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, जो कि ओवरऑल मतलब ड्रॉ डाउन रहता है, ठीक है। अभी नोट, if you think that you will meet the daily drawdown limit and nothing will happen because maximum drawdown limit is more, then you are wrong, ठीक है। even if you meet the daily drawdown limit then your account will be breached, ठीक है। सीधी सी बात है, तुम अगर सोच रहे हो कि डेली ड्रॉडाउन मेरा 3% है और मैक्सिमम ड्रॉडाउन मेरा 8% है, लेकिन मैं अगर डेली 3% का भी ड्रॉडाउन करता हूँ तो फिर मेरा अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, देन यू आर रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम डेली ड्रॉडाउन भी मीट कर देते हो तो फिर तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाता है, तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड, ठीक है। तो ये चीज होता है यहाँ पे, बहुत लोगों को डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने समझा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑल्सो मेक श्योर टू चेक वेदर द ड्रॉडाउन इज इक्विटी बेस्ड और बैलेंस बेस्ड। तो ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ड्रॉडाउन मतलब तुम्हारा इक्विटी बेस्ड है या फिर बैलेंस बेस्ड है, ये भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, ठीक है। तो इक्विटी और बैलेंस क्या होता है मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ। ये गुडफंडे ट्रेडर का जो मेरा पहला अकाउंट है 5K का 2 स्टेप, ठीक है। इसका फर्स्ट फेज जो है वो कंप्लीट हो गया है, ये मेरा सेकंड फेज यहाँ पे चल रहा है, देख सकते हो यहाँ पे साइड में दो अकाउंट्स है, राइट। तो ये वाला जो 39620 है मैं दिखाई देता हूँ तुम्हें, करा हुआ है तो दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8% करना होता है, तो मैंने यहाँ पे 8% कर दिया। 5000 का 8% होता है $400, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद मुझे ये सेकेंड ID मिला है 626 समथिंग, राइट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो थोड़ा सा तो ड्रॉडाउन में चला गया। अभी गोल्ड का चल रहा था यहाँ पे, तो गोल्ड तो बंद ही हो गया, सैटरडे है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो इक्विटी तुम यहाँ पे देख सकते हो, इक्विटी जो है 4989 है, और बैलेंस जो है यहाँ पे जो कि मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है जो कि मेरे पास है ऑलरेडी, जो कि काउंट होगा, ठीक है। तो वो है तुम्हारा 4986.84, ठीक है। तो ये बैलेंस जो है वो मेरा कम है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी ज्यादा दिखा रहा है, क्योंकि ऑनगोइंग एक चल रहा है ट्रेड, ठीक है। तो इसका मिला के ये $3 मतलब ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है। तो इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन जो होता है तुम्हारे इक्विटी में से मतलब काउंट किया जाता है। अगर तुम्हारा इक्विटी से जो चीज है वो अगर नीचे आ गया तो फिर मतलब कि तुम्हारा अकाउंट जो है वो बीच हो जाता है। वहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इंस्टेंट फंडिंग में तुम्हें डेली ड्रॉडाउन का क्या सीन रहता है। यहाँ पे ये तो इंस्टेंट ड्रॉडाउन है ऑन फेस, ठीक है। तो डेली ड्रॉडाउन तुम यहाँ पे देख सकते हो 3%, ठीक है, और मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे 8%, ठीक है। मतलब कि अगर 3% भी तुमने ड्रॉडाउन किया, तुम अगर सोच रहे हो कि मैं 3% करके कर देता हूँ, लेकिन ओवरऑल ड्रॉडाउन तो मेरा मैक्स ड्रॉडाउन 8% है, 8% जब तक नहीं होगा तब तक मेरा अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, तो फिर यू आर रॉन्ग। तुम्हारा अगर 3% भी अकाउंट मतलब कि ड्रॉडाउन में चला गया, मतलब कि नीचे चला गया, और वो भी इक्विटी बेस्ड,
ठीक है। इंस्टेंट फंडिंग में इक्विटी बेस्ड है और ज्यादातर प्रोफॉर्म का इक्विटी बेस्ड ही रहता है। बहुत सारे ऐसे कम प्रोफॉर्म से है जिनका बैलेंस बेस्ड होता है। बैलेंस होता है तो थोड़ा बहुत ज्यादा मतलब सुविधा होता है। यहाँ पे इक्विटी का तुम्हें पता नहीं चलता है कि कब नीचे चला जाए, तो वो सब सीन रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इक्विटी बेस्ड की बात हो रही है। इक्विटी में अगर तुम 3% ड्रॉडाउन में चले गए, ठीक है, यहाँ से अगर 3% तुम डाउन चले गए, तुम्हारा जो अकाउंट है वो ब्रीच हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज है, ड्रॉडाउन का खेल यही है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ध्यान रखने लायक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जो यहाँ पे ड्रॉडाउन है वो 3 तरीके के ड्रॉडाउन होते हैं, ठीक है। तो तीनों को हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ, ठीक है। पहला जो ड्रॉडाउन है यहाँ पे दैट इज स्टैटिक ड्रॉडाउन, ठीक है। अभी स्टैटिक ड्रॉडाउन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज ए डेली ड्रॉडाउन लिमिट ऑफ 3%, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, 3% का डेली ड्रॉडाउन होता है for a 550K account. That means if your equity or balance goes below $1,500, then your account will be suspended. No other rules attached. सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक जो ड्रॉडाउन होता है, दैट मीन्स दैट कोई भी स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होता है। जितना बोला गया है कि 3% होगा, तुम्हारा 50K का अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्फेस का 50K का अकाउंट है, बोला गया है कि 3% ड्रॉडाउन में जाएगा। 3% ड्रॉडाउन मतलब $1,500 अगर तुम्हारा नीचे चला गया तो फिर तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। उसे कहते हैं हम स्टैटिक ड्रॉडाउन, मतलब कि स्टैटिक रहता है, ठीक है। उसके बाद रहता है तुम्हारा स्मार्ट ड्रॉडाउन करके एक रहता है, ठीक है। सो दिस ड्रॉडाउन इज मोस्टली फाउंड इन इंस्टेंट फंडेड मॉडल्स, ठीक है। इंस्टेंट फंडेड मॉडल्स में स्मार्ट ड्रॉडाउन रहता है, जैसे कि यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग मॉडल्स का अगर देखने जाए तो यहाँ पे स्मार्ट ड्रॉडाउन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्स ड्रॉडाउन तुम देख रहे हो 10% है। डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे 10% है। तो ये है स्मार्ट ड्रॉडाउन। अभी स्मार्ट ड्रॉडाउन क्यों कहते हैं? स्मार्ट ड्रॉडाउन इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस ड्रॉडाउन स्टार्ट्स एट 10%, ठीक है। This drawdown starts at 10%, ठीक है। And after achieving a 5% balance gain, मैंने जैसे ही कहा कि इंस्टेंट फंडिंग में कोई भी प्रॉफिट टारगेट नहीं होता है। तुम्हें 5% बनाना होता है। 5% वो थ्रेशोल्ड लिमिट पार करने के बाद तुम्हें वो 5% से ही पे आउट मिल जाता है और बाकी तुम जितना भी प्रॉफिट करते हो उसमें से भी तुम्हें पे आउट मिल जाता है, ठीक है। जैसे ही तुम उस 5% के मार्क को क्रॉस करते हो, तुम्हारा जो ये 10% का ड्रॉडाउन है वो बन जाता है 5%, ठीक है। वो द ड्रॉडाउन कम्स डाउन टू 5% ऑफ द स्टार्टिंग बैलेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये जो 10% वाला ड्रॉडाउन है तुम्हारा वो बन जाता है 5% फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। तुम अपना अकाउंट स्केल करो या फिर जो भी करो तुम्हारी मर्जी है। तुम मिलियंस तक अपना अकाउंट ले जाओ, वो 5,000 का अकाउंट या फिर 10,000 का अकाउंट, इंस्टेंट फंडेड वाले की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो 10% का जो ड्रॉडाउन है वो तुम्हारा 5% बन जाएगा फॉर होल लाइफ, ठीक है। एक बार अगर तुमने वो 5% थ्रेशोल्ड जो है वो पार कर लिया, ठीक है। तो ये ज्यादातर तुम्हें मतलब इंस्टेंट फंडेड मॉडल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर तुम इंस्टेंट फंडेड मॉडल्स नहीं लेते हो तो फिर तुम्हें स्मार्ट ड्रॉडाउन मतलब उतना ज्यादा चीज मतलब कि जानने लायक नहीं, ठीक है। तो हमारे लिए जानने लायक है बिकॉज मैं इंस्टेंट फंडेड मॉडल्स को ज्यादा प्रीफर करता हूँ रेदर देन दोस रिजोल्यूशन प्रोसेसेस, ठीक है। और थर्ड नंबर जो है यहाँ पे ड्रॉडाउन, दैट इज ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। ये बहुत समझने वाली बात है। इसने स्टार्टिंग में मेरा भी दिमाग बहुत ज्यादा घुमाया था, ठीक है। तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है? फॉर एग्जांपल इनिशियल बैलेंस इज 50K, ठीक है। तुम्हारा एक 50K का अकाउंट है, उसका इनिशियल बैलेंस है 50K का अकाउंट है तुम्हारा, ठीक है। एंड ड्रॉडाउन इज 4% व्हिच इज $2,000, ठीक है। 4% का मान लेते हैं कि तुम्हारा डेली ड्रॉडाउन है 50K अकाउंट में व्हिच इज $2,000, राइट। दैट मीन्स इफ द बैलेंस और इक्विटी लेवल बिकम्स 48,000 देन द अकाउंट विल बी ब्रीच्ड, ठीक है। तुम्हारा अगर ड्रॉडाउन 4% है तो सीधी सी बात है, तुम्हारा अकाउंट बैलेंस अगर $2,000 नीचे चला गया तो फिर अगर 48,000 तुम्हारा इक्विटी लेवल हो जाता है, ठीक है। ये जो इक्विटी लेवल है ये अगर 48,000 तुम्हारा हो जाता है तो फिर तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, सिंपल बात, राइट। नाउ इफ यू मेक अ प्रॉफिट ऑफ $1,000 इन द अकाउंट व्हिच विल बी $51,000, अभी अगर उस 50K के अकाउंट में अगर तुम $1,000 का प्रॉफिट करते हो तो सीधी सी बात है $1,000 ऐड हो जाएगा, $51,000 का अकाउंट हो जाएगा पूरा का पूरा, राइट। तो बैलेंस की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। देन दी ड्रॉडाउन विल ऑल्सो कम अप बाय $1,000, ठीक है। तुम जितना प्रॉफिट करोगे उतना वो तुम्हारे पीछे जाता रहेगा, ठीक है। तुम अगर $1,000 का प्रॉफिट करते हो तो वो 1,000 से बढ़ जाएगा वहां पे, ठीक है। ऑब्वियसली परसेंटेज के बेस में होता है वो, लेकिन ऐसा ही होता है यहाँ पे, ठीक है। व्हिच मींस नाउ द बैलेंस और इक्विटी लेवल विल बी 49,000, ठीक है। यहाँ पे क्या था? टोटल जो ड्रॉडाउन था यहाँ पे 4% का था, राइट, डेली ड्रॉडाउन, व्हिच इज $2,000 कम, मतलब कि $2,000 का लॉस करोगे तो फिर मतलब कि तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे ही तुमने प्रॉफिट किया $1,000 का तो फिर तुम्हारा जो ड्रॉडाउन है वो भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गया, ठीक है। वो भी $1,000 बढ़ गया वहां पे,
ठीक है। प्रॉफिट तो क्या तुमने $1000 का, लेकिन तुम्हारा जो ड्रॉडाउन है वो भी वहाँ पे $1000 का बढ़ गया वहाँ, मतलब कि अभी तुम्हारा जो ड्रॉडाउन है वो 4% से 2% हो गया आई गेस, ठीक है। 4% से, हाँ 4% से 2% हो गया मतलब कि ड्रॉडाउन, ठीक है। मतलब कि वो तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है, ट्रेल कर रहा है तुम्हें पीछे पीछे, ठीक है। तो वो चीज होता है। एंड इवन इफ यू मेक अ लॉस देन ऑल्सो द लेवल विल बी देयर ओनली। अभी अगर तुम यहाँ पे, ऐसा है कि बहुत लोग सोचते हैं कि 51,000 का मैंने $1,000 का प्रॉफिट कर लिया तो फिर मेरा अकाउंट जो है, मतलब कि जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है वो ऊपर आ गया, ठीक है। अभी क्या मैं जब लॉस करूंगा, मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं $49,000 कर देता हूँ यहाँ पे, अगर $1,000 का वहाँ मुझे नुकसान हो जाता है 50,000 में, ठीक है, तो क्या ये नीचे चला जाएगा? आंसर इज नो, ये नीचे नहीं जाएगा, ये 49,000 में ही रहेगा और तुम्हारा अकाउंट बीच हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये मजाल, मतलब कि ये होता है हालत ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का। तो ये तुम्हें समझने वाली बात है बहुत ज़्यादा, ये काम आएगा आगे जाके। It will not move down and eventually will go up to your initial balance and sometimes even goes after the initial balance as well in some prop firms, ठीक है। कुछ prop firms ऐसे होते हैं जहाँ पे इनिशियल लेवल तक, मतलब वहाँ पे ड्रॉडाउन आ जाता है, 50K का अकाउंट है तो 50K तक आके मतलब वो रुक जाता है वहाँ पे। लेकिन कुछ ऐसे prop firms होते हैं जहाँ पे 50K के बाद भी मतलब वो तुम्हारा जो प्रॉफिट टारगेट है उसके हिसाब से वो अपने आप को ट्रेल करता रहता है, ठीक है। सो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम सच प्रॉप फर्म्स, सीधी सी बात है, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम सच प्रॉप फर्म्स, बिकॉज ये सारे प्रॉप फर्म्स मतलब वहाँ पे मुझे तो थोड़ा सा स्कैमी टाइप लगता है कि स्कैम करने के लिए बैठे हुए हैं, कि ट्रेडर्स को मतलब वहाँ पे चांस ही नहीं दे रहे हैं, प्रॉफिट ही नहीं, मतलब कि वो चाहते हैं कि वो अकाउंट ब्रीच करे वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा सीन रहता है। सो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम सच प्रॉप फर्म्स। द नेक्स्ट प्रॉप फर्म रूल इज मिनिमम ट्रेडिंग डेज, ठीक है। मैं मतलब कि चाहता था कि इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन ना करूँ, लेकिन रिसेंटली मतलब मुझे मेरे कुछ भाइयों के मैसेज आए थे कि भाई मिनिमम ट्रेडिंग डेज क्या होता है, ठीक है। तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ पे। सम prop firms have a minimum trading days rule wherein you have to take trades, ठीक है। कुछ मतलब मिनिमम ट्रेडिंग रूल हिसाब, मिनिमम ट्रेडिंग रूल एक यहाँ पे एक रूल होता है, ठीक है, जहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज मतलब कि तुम्हें कुछ दिन के लिए ट्रेड, मतलब कि एक्टिव रहना पड़ता है, वहाँ पे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना पड़ता है prop firm में। कुछ prop firm में होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ द मिनिमम ट्रेडिंग डेज इज 3 days, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज अगर 3 दिन है, इट मीन्स यू हैव टू कंप्लीट 3 ट्रेडिंग डेज विद दैट पर्टिकुलर अकाउंट, ठीक है। एग्जीक्यूट एटलीस्ट 1 ट्रेड ईच डे, ठीक है। 3 दिन मतलब कि एक एक ट्रेड मतलब अगर तुम एग्जीक्यूट करते हो तो फिर तुम्हारा जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज का रूल है वो वहाँ पे मतलब कि फुलफिल हो जाता है, ठीक है। A few of them have a profit target as well, ठीक है। तुम्हें कुछ मतलब प्रॉफिट ऐसे में मिलेंगे कि 3 दिन में तुम्हें 0.5% बना के देना पड़ेगा, इतने दिन में तुम्हें इतना प्रॉफिट बना के देना पड़ेगा। तो किसी प्रॉफर्म के मतलब ऐसे भी रूल्स होते हैं, ठीक है। सो दिस रूल इज मेंट फॉर दोज पीपल हु ट्राई टू कंप्लीट अ चैलेंज फेज इन जस्ट 1 ट्रेड, ठीक है। ये बेसिकली वो गेमलर्स के लिए होता है जो एक ही ट्रेड में मतलब अकाउंट को पास करने का ट्राई करते हैं, उनके लिए होता है मिनिमम ट्रेडिंग डेज, क्योंकि वो या तो अकाउंट उड़ाते हैं या तो मतलब उनका जो अकाउंट है वो पास हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं, इसीलिए मतलब उनसे बचने के लिए प्रॉप फर्म्स मतलब ये मिनिमम ट्रेडिंग डेज का कुछ देते हैं। तो इंस्टेंट फंडिंग में भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज का एक सीन रहता है यहाँ पे। मिनिमम ट्रेडिंग डेज फंडेड अकाउंट में नहीं होता है, 1 फेज में, हाँ यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज तुम 3 डेज देख सकते हो, राइट। तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज मतलब बहुत सारे प्रॉप फर्म वहाँ पे उनका जो ये है रूल होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज तुम अगर चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो तो फॉर श्योर मतलब तुम्हें वो तो भी दिक्कत नहीं देंगे, राइट, अच्छे से अगर चीज़ों को तुम करते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट जो यहाँ पे एक रूल होता है दैट इज कंसिस्टेंसी रूल, ठीक है। सो प्रॉप फर्म्स में कंसिस्टेंसी रूल भी रहता है। सो कंसिस्टेंसी रूल क्या कहता है हमें, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्रेड्स, ट्रेडिंग डेज एंड लॉट साइजेस, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉप फर्म का जो सिस्टम रहता है वो ये सब चीजें कैलकुलेट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुमने एक प्रॉप फर्म चैलेंज बाय किया यहाँ पे, तो उनका जो पूरा सिस्टम है वो तुम्हारे ट्रेड्स को एनालाइज करेगा, तुम्हारे ट्रेडिंग डेज को एनालाइज करेगा, तुम्हारे लॉट साइजेस को एनालाइज करेगा, तुम्हारा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है उसको वो लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है। द प्रॉप फर्म कैलकुलेट्स अ मैक्सिमम एंड मिनिमम ट्रेड काउंट एंड लॉट साइज कंसिस्टेंसी, ठीक है। उसके हिसाब से एक एवरेज वहाँ पे तुम्हारा लॉट साइज निकालेंगे, एवरेज तुम्हारा एक रिस्क टू रिवार्ड रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो वो लोग वहाँ पे फिक्स करते हैं। एग्जाम्पल इफ यू टुक ट्रेड्स इन XAU USD गोल्ड में तुमने ट्रेड लिया 0.02 लॉट से एंड गेटिंग अ रिस्क टू रिवार्ड ऑफ 1:2, अगर तुमने गोल्ड में ट्रेड लिया 0.02 लॉट से और तुम्हें रिस्क टू रिवार्ड मिल रहा है 1:2, then you can't suddenly take a risk to reward of 1:5 because the system will calculate and take out an average of your lot size, risk to reward ratio, etc., which kind of like turn of a trader,
सीधी सी बात है, ठीक है। मतलब कि तुम अपने हिसाब से यहाँ पे ट्रेड्स नहीं ले सकते हो। तुम अगर एक बार ट्रेड्स ले लेते हो तो तुम्हारे हफ्ते के ट्रेड्स को एनालाइज किए जाएंगे कि तुमने कितना कितना लॉट साइज का यूज़ किया, तुमने कितना कितना रिस्क टू रिवॉर्ड वहाँ पे लिया। उसके बाद मतलब तुम्हारा एक एवरेज निकाला जाएगा, और अगर उस एवरेज के हिसाब से तुमने वहाँ पे ट्रेड्स नहीं एग्जीक्यूट किया, मतलब कि 1:2 तुम्हारा अगर एवरेज निकलता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, तुमने अगर किसी भी ट्रेड में अगर 1:3 ले लिया, या फिर 1:4 ले लिया, या फिर 1:5 ले लिया, तो फिर तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। या तो ब्रीच हो सकता है, या तो तुम अगर उस ट्रेड से प्रॉफिट करते हो कुछ, तो पे आउट लेने के टाइम पे तुम्हारा जो वो वाला ट्रेड का जो प्रॉफिट होता है वो लोग प्रोफॉर्म मतलब काट लेंगे वहाँ से, ठीक है। तो ये एक रूल होता है, तो मतलब कि अच्छा रूल नहीं है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है ये। तो ये चीज़ मुझे एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में मिला, लेकिन मैंने उसका अकाउंट नहीं लिया था तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने अपने दोस्त को प्रीफर किया कि तुम ये अकाउंट लो वहाँ पे, क्योंकि जो चीज़ें थी उन पे वो बहुत ज़्यादा टू गुड टू बी ट्रू थी, मतलब कि चीज़ें अच्छी थी वहाँ पे, पे आउट वगैरह भी था उनका, ठीक है। तो मैं बता ही देता हूँ, नाम क्या ही छुपाना, SLF था उनका नाम, श्योर लेवरेज फंडिंग, राइट। तो श्योर लेवरेज फंडिंग मेरा मन था वहाँ पे लेने का, लेकिन मेरा दोस्त ने कहा कि वो लेना चाहता है, तो मैंने उसको रिकमेंड कर दिया श्योर लेवरेज। तो वो लेके वहाँ पे ये कंसिस्टेंसी रूल में फंस गया, ठीक है। तो उनका ये रूल रहता है वहाँ पे, तो वो लोग मतलब कि कंसिस्टेंसी रूल मतलब सेट करते हैं। एक टाइप से देखने जाए तो अच्छा ही है, गेमलर्स वगैरह को प्रमोट नहीं करते हैं वो लोग उतना ज़्यादा, गैमलिंग वगैरह को, ठीक है। जो भी मतलब न्यूज़ ट्रेडिंग वगैरह वो सबको वो लोग प्रमोट नहीं करते एकदम से, तो उन्हीं चीज़ के लिए ये कंसिस्टेंसी रूल रखा गया है। लेकिन एक टाइम पे मतलब वो फ्रीडम नहीं होता है ट्रेडिंग का, ठीक है, वो फ्रीडम नहीं होता है, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर अगर तुम्हारा एक वहाँ पे एक कैप रख देते हैं कि तुम इतना ही प्रॉफिट कर पाओगे, तो फिर दैट इज काइंड ऑफ लाइक नॉट गुड फॉर द ट्रेडर्स, राइट। तो वो एक चीज़ होता है, तो ये मैं चीज़ फॉर श्योर रिकमेंड नहीं करूँगा तुम्हें। अभी नेक्स्ट होता है कुछ प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज जो प्रॉप फॉर्म में होता है, ठीक है। प्रोहिबिटेड कुछ स्ट्रेटजीज होते हैं जो हर एक प्रॉप फॉर्म में तुम्हें मिल सकता है, ठीक है। किसी प्रॉप फॉर्म में मतलब देते हैं, किसी प्रॉप फॉर्म में नहीं देते हैं, ठीक है। पहला तो है कि मेजर न्यूज़ ट्रेडिंग, ठीक है। विंडो पीरियड इज देयर इन मोस्ट ऑफ द प्रॉप फॉर्म्स। तो मेजर न्यूज़ जो रेड फोल्डर न्यूज़ होता है फॉरेक्स फैक्ट्री में, तो फॉरेक्स फैक्ट्री में दिखा देता हूँ, यहाँ पे बहुत लोगों को नहीं पता है। तो यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री में तुम आके देख सकते हो कि कौन सा न्यूज़ कितने बजे आ रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से तुम्हें ट्रेड्स वगैरह लेना पड़ता है। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो आज 30 नवंबर था, ठीक है, ये है ऑलरेडी 30 नवंबर तुम्हारा, ये शायद चाइना का कुछ EMI वगैरह आया है, तो ये एक रेड फोल्डर न्यूज़ है, ठीक है। रेड फोल्डर न्यूज़ मतलब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो ये मतलब मार्केट में जो भी मतलब इस करेंसी पेयर में ट्रेड करेगा तो उसको मतलब इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये रेड फोल्डर न्यूज़ है, जैसे कि देख सकते हो कितने बजे आया था, सुबह 7 बजे आया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये चीज़ है, अगर कोई भी इस करेंसी पेयर को मतलब यहाँ पे करता है ट्रेड, तो उसका मतलब वहाँ पे वो मेजर मतलब मूव वो दे सकता है अपने चार्ट्स में, ठीक है। तो ये वाला जो सीन है मेजर न्यूज़ ट्रेडिंग, वैसे मैंने न्यूज़ ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया है, तुम जाके वहाँ पे देख सकते हो और चीज़ों को समझ सकते हो कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, तो तुम वहाँ पे जाके देख सकते हो। पहले ये देख लो, उसके बाद ये देखो, वो वाला देखना, ठीक है। तो मेजर न्यूज़ ट्रेडिंग जो होता है वो प्रोहिबिटेड होता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में, लेकिन एक विंडो पीरियड होता है कि जैसे कि ये 7 बजे है, ठीक है, सुबह को 7 बजे था। तो किसी प्लेटफॉर्म में क्या होता है, 4 मिनट का विंडो पीरियड रहता है, किसी प्लेटफॉर्म में 5 मिनट का रहता है, किसी प्लेटफॉर्म में 2 मिनट का रहता है। मतलब कि 7 बजे के 5 मिनट पहले और 7 बजे के 5 मिनट बाद तुम अगर कोई भी ट्रेड लेते हो, या फिर मतलब वो उस टाइम फ्रेम के बीच में तुम अगर कोई ट्रेड लेते हो, तुम्हारा TP हिट होता है, तुम्हारा SL हिट होता है, तुम कोई भी ट्रेड को मॉडिफाई करते हो, तो फिर क्या होता है, तुम्हारा जो अकाउंट है वो ब्रीच हो जाता है, ठीक है। लेकिन तुम अगर वो 7 बजे के 5 मिनट पहले अगर तुम उस विंडो फ्रेम से पहले ट्रेड को एग्जीक्यूट करके रखते हो, वो अगर कुछ भी मतलब TP वगैरह हिट नहीं होता है, SL वगैरह हिट नहीं होता है, और उसके बाद अगर वो मतलब कि चलता है, तुम उसे बंद भी करते हो, तो फिर कोई बात नहीं है। और इसी चीज़ को बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। इसी फ़ायदा ये विंडो पीरियड का ही मतलब बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म्स मतलब अपना बेस्ट दे रही है यहाँ पे इस चीज़ को अवॉइड करने का, क्योंकि लोग मतलब न्यूज़ ट्रेडिंग की हेल्प से अकाउंट पास भी कर रहे हैं, अकाउंट छुड़ा भी रहे हैं, और एक मतलब गलत इंप्रेशन जा रहा है जो बिगिनर्स है, ठीक है। तो न्यूज़ ट्रेडिंग तो मैं तो कम्प्लीटली इसके प्रोहिबिटेड, मतलब कि मैं भी प्रोहिबिट करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्टिंगल। मार्टिंगल स्ट्रेटेजी क्या होता है, अ लार्जर पोजिशन इन आइदर डायरेक्शन टू द ओरिजिनल वन आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ए लॉस और व्हाइल द इनिशियल पोजीशन रिमेन्स ओपन, ठीक है। ये क्या होता है मार्टिंगल, गोल्ड का फॉर एग्जांपल मैंने एक बाय पोजीशन में लॉन्ग पोजीशन कर लिया गोल्ड को, ठीक है। अभी मुझे दिख रहा है कि वो चल रहा है लेकिन वो लॉस में है, ठीक है, ऑलरेडी ओपन है वो,
ठीक है, ऑलरेडी ओपन है, मुझे दिख रहा है कि लॉस में जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे शॉर्ट पोजीशन लगा दूंगा। वो ट्रेड तो चल रहा है, मैं वहीं पे गोल्ड में शॉर्ट पोजीशन लगा दूंगा। तो उसी चीज को मार्टिंगल कहते हैं, ये चीज वहां पे प्रोहिबिट होता है। ठीक है, तो ये चीज होता है आफ्टर, अगर अगर तुम्हें लॉस हो गया, लॉस करने के बाद फिर से तुम वही चीज करते हो अलग डायरेक्शन में, मतलब कि सेल करते टाइम पे तुम्हारा लॉस हो गया, तुरंत तुम मतलब बाय पोजीशन लगा देते हो वहां पे, तो ये भी मतलब एज ए ब्रीच ही काउंट होता है वहां पे। ठीक है, तो उसके बाद होता है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, HFT जिसे कहते हैं, प्लेसिंग ट्रेड्स एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड। नाउ डिपेंड्स अपॉन प्रोफॉर्म टू प्रोफॉर्म फॉर द टाइम फ्रेम ऑफ होल्डिंग ट्रेड्स। ठीक है, HFT मतलब अगर मैं इंस्टेंट फंडिंग की बात करने जाऊँ यहाँ पे, सो 5 सेकेंड्स किसी में मतलब 5 सेकेंड्स का माना जाता है ब्रीच। उसके बाद मतलब कि 5 सेकेंड्स में तुम अगर ट्रेड को ओपन करते हो, 5 सेकेंड्स में तुम ट्रेड को क्लोज कर देते हो, देन दैट्स अ ब्रीच। ठीक है, उसको मतलब HFT के अंदर मतलब वो लिया जाता है। ठीक है, कि HFT किया है तुमने, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग किया है, तो वो मतलब कि तुम्हारा अकाउंट डाउन कर देंगे। ठीक है, किसी प्रोफॉर्म में 1 मिनट का रहता है, किसी में 2 मिनट का रहता है, बट अ वेरी फ्यू प्रोफॉर्म्स अलाउ दिस एज वेल। ठीक है, जैसे मैंने SLF का कहा था, शेयर लेवरेज फंडिंग, तो उसमें HFT अवेलेबल था। ठीक है, तो ये चीज होता है, कुछ कुछ प्रोफॉर्म्स ऐसे होते हैं जहाँ पे अवेलेबल होता है, लेकिन कुछ कुछ प्रोफॉर्म्स में अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ कि जिनमें नहीं होता है वो थोड़े ज्यादा मतलब बेहतर पोजीशन में पाए जाते हैं, माने जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए मतलब सस्टेनेबल रहते हैं वो सब प्रोफॉर्म्स। ठीक है, तो मार्जिन रूल एक होता है कुछ प्रोफॉर्म्स में। ठीक है, सो फ्यू प्रोफॉर्म्स हैव अ मार्जिन रूल व्हिच मींस यू कैन ओनली यूज 50% और XYZ percentage of the total account size. If used more than the given percentage, then it's considered as gambling. ठीक है, गैम्बलिंग के अंदर वो चीज आ जाता है। अगर तुम अपना फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा अकाउंट साइज है $5,000 का। ठीक है, $5,000 का तुम्हारा अकाउंट साइज है, तुम अगर $2,500 से ज्यादा यूज करते हो, ठीक है, $2,500 मतलब कि 50% ऑफ योर अकाउंट साइज से तुम ज्यादा यूज करते हो, देन इट विल बी इन वन पर्टिकुलर ट्रेड या फिर जो भी चीज है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज गैम्बलिंग। ठीक है, तो मार्जिन रूल वहां पे होता है, तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है उसके लिए। ठीक है, तो यही यहाँ पे मतलब डिफाइन रहता है बहुत सारे प्रोफॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा रूल, दैट इज ओवर वीकेंड होल्डिंग। ठीक है, ओवर वीकेंड होल्डिंग नाम का भी एक यहाँ पे रूल होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोफॉर्म्स डजंट अलाउ होल्डिंग ट्रेड्स ओवर वीकेंड्स, सम ऑफ देम हैव दिस एज एड ऑन एंड सम डजंट अलाउ इट कंप्लीटली। ठीक है, जो वीकेंड में होल्डिंग है, अभी जैसे कि वीकेंड चल रहा है, तो वीकेंड होल्डिंग अवेलेबल है कि नहीं, तो वो बहुत सारे प्रोफॉर्म्स मतलब अलाउ नहीं करते हैं वो चीज़। किसी प्रोफॉर्म से मतलब वहाँ पे एड ऑन होता है एक, जैसे कि मैं यहाँ पे होल्ड करके बैठा हुआ हूँ। ठीक है, गोल्ड को मैं होल्ड करके बैठा हुआ हूँ, तो ये चीज़ GFT में मतलब अवेलेबल है। ठीक है, इसलिए मतलब हम कर पाते हैं, लेकिन बाकी प्रोफॉर्म्स का मुझे पता नहीं है। ये तो स्वैप फ्री अकाउंट वगैरह था, तो पता नहीं है कि नहीं, देखेंगे आगे जाके क्या होता है। ठीक है, वैसे तो मैंने होल्ड किया था, लेकिन मेरा जो फेज 1 है वो क्लियर हो गया था, तो वहाँ पे क्लियरली सब में लिखा रहता है कि वीकेंड होल्डिंग है कि नहीं है, यहाँ पे था शायद। ठीक है, तो मेरे जो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स है वहाँ पे भी वीकेंड होल्डिंग अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत पहले लिया था। अभी एड ऑन एज ए एड ऑन मतलब तुम्हें लेना पड़ता है जब भी तुम चेकआउट करते हो। ठीक है, तो तुम यहाँ पे आके मतलब चीज़ें अच्छे से मतलब जान सकते हो कि क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे तुम देख सकते हो अलाउ मेजर न्यूज ट्रेडिंग एंड वीकेंड होल्डिंग का मुझे एड ऑन लेना पड़ेगा, उसके बाद मतलब मैं खरीद पाऊंगा, लेकिन पहले ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा ट्रेडिंग रूल है दैट इज अकाउंट स्केलिंग। तो मैंने जैसा कि तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि प्रोफॉर्म का एक एडवांटेज होता है तुम्हारे पास कि तुम छोटे अकाउंट को स्केल करके यू कैन गो अप टू लाइक मिलियंस। ठीक है, तो यहाँ पे अचीविंग अगर तुम 8 से 10% अचीव करते हो अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट में आफ्टर पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब कि 7 दिन बाद या फिर 90 दिन बाद, तो ऐसा कुछ रहता है। अलग अलग प्रोफॉर्म्स का अलग अलग रूल्स रहता है ऑब्वियसली, तो उसके हिसाब से तुम्हारा जो अकाउंट है वो स्केल किया जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट जो रूल है हमारा दैट इज इनएक्टिविटी पीरियड। ठीक है, इनएक्टिविटी पीरियड भी एक रहता है रूल। तो प्रोफॉर्म्स हैव देयर ओन इनएक्टिविटी रूल व्हिच मींस इफ यू आर इनएक्टिव फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम देन योर अकाउंट विल एक्सपायर। ठीक है, अभी ये डिपेंड करता है प्रोफॉर्म टू प्रोफॉर्म ऑब्वियसली, कि किसी का मतलब जो इनएक्टिव पीरियड रहता है वो कुछ ज़्यादा रहता है, किसी का कम रहता है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, सो मेक श्योर कि अगर तुम अकाउंट वगैरह लो तो फिर वहाँ पे इनएक्टिव मत रहो ज़रा टाइम के लिए, और देख लो कि उनके रूल्स वगैरह क्या है। डीप में थोड़ा सा देखो, उनके FAQs को थोड़ा सा अच्छे से देखो, उसके बाद ही मतलब तुम उस प्रोफॉर्म में अकाउंट वगैरह लो अपना। ठीक है, तो ये चीज़ है इनएक्टिविटी पीरियड। नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पे दैट इज अबाउट पे आउट। ठीक है, तो पे आउट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के रखा है। तुमने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो तुम आई बटन पे जाके ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो फटा था भाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा मतलब जो ऑनेस्ट जो मतलब प्रोसीजर होता है, कंप्लीट प्रोसीजर होता है विड्रॉल का, वो वहाँ पे मैंने दिखा दिया था। अपना जो भी पेमेंट प्रूफ वगैरह था सब कुछ मैंने यहाँ पे दिखा दिया था। सो इफ यू हैव नॉट वॉच येट देन यू कैन गो अहेड एंड
वॉच इट। तो यहाँ पे पे आउट का क्या रहता है, प्रोफॉर्म्स यूजुअली गिव आउट दी पे आउट्स आइदर थ्रू राइस पे और थ्रू क्रिप्टो। ठीक है, ये दोनों मेन मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू प्रोफॉर्म्स तुम्हें पेमेंट मतलब कि अपना जो पे आउट है वो देते हैं। ठीक है, या तो राइस पे के थ्रू देते हैं। राइस पे अभी क्या है, राइस पे मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। राइस, ठीक है, सो वेब3 एनेबल पेरोल एंड कंप्लायंस फॉर द मॉडर्न वर्कफोर्स। ठीक है, ज्यादातर जो प्रोफॉर्म्स होते हैं वो राइस के थ्रू ही तुम्हारा जो पे आउट वगैरह है वो वहाँ पे विड्रॉल प्रोसेस वगैरह करते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो के थ्रू यहाँ पे किया जाता है। सो पेपाल के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो का मतलब ज्यादा रोल रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो राइस के थ्रू पेमेंट दिया जाता है, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ क्रिप्टो के थ्रू, और इस वाले वीडियो में मैंने क्रिप्टो के थ्रू कैसे करना है वही चीज़ दिखाया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे राइस में क्या होता है, कमीशन वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन क्रिप्टो में मतलब कमीशन वगैरह उतना सीन नहीं रहता है उसका। ठीक है, तो क्रिप्टो के थ्रू मैंने पेमेंट लिया था। वॉलेट में कैसा है वो सब डिटेल में मैंने उस वीडियो में दिखा दिया है। ठीक है, सो आइदर इन 7 डेज और 14 डेज यू कैन रिक्वेस्ट अ पे आउट। किसी प्लेटफॉर्म का मतलब 7 डेज में तुम कर सकते हो पे आउट रिक्वेस्ट। जैसे कि मैं अगर इंस्टेंट फंडिंग का यहाँ पे तुम्हें दिखाने जाऊँ, ठीक है, इंस्टेंट फंडिंग में तुम 7 डेज के अंदर अंदर मतलब पे आउट ले सकते हो, मतलब कि हफ्ते में एक बार तुम पे आउट यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसा सीन रहता है इन लोगों का। और बाकी किसी प्लेटफॉर्म का भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए हैं, जैसे कि फंडर प्रो मैंने सुना है, राइट। सो फंडर प्रो में क्या करते हैं वो लोग डेली पे आउट्स देते हैं। ठीक है, तो वैसे भी प्लेटफॉर्म्स है ऑब्वियसली। सो यू कैन चेक, यू कैन डू रिसर्च फ्रॉम योर साइड एज वेल। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया पे आउट का। उसके बाद हो गया प्रॉफिट स्प्लिट का। प्रॉफिट अर्न बाय यू इन लाइफ अकाउंट इज स्प्लिट इन 80-20%, when 80% of the profit is given to you and 20% is taken by the platform। ठीक है, सीन इन मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। हाँ, ये 80-20 का ये कॉमन रेशियो रहता है जो कि हर एक प्लेटफॉर्म में मतलब होता है ज्यादातर प्लेटफॉर्म में। ठीक है, बट अ फ्यू प्लेटफॉर्म्स स्टार्ट्स विद 60-20 एज वेल, 60% योर्स एंड 20% प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो ऐसा भी सीन रहता है यहाँ पे। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग, मुझे इस वाले वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई मतलब कि 250 का आपने विड्रॉ किया था लेकिन आपको 200 ही क्यों मिला। तो सीधी सी बात है, 250 का जो 80% होता है वो $200 होता है। ठीक है, तो $200 मुझे मिला था वहाँ पे, तो इसलिए मुझे मतलब 80% मिला और 20% जो है वहाँ पे $50 वो प्लेटफॉर्म में रख दिया। ठीक है, तो ये सीन रहता है यहाँ पे। और कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि स्टार्टिंग में मतलब 60-20 देते हैं, मतलब कि तुम जो भी प्रॉफिट करोगे 60% तुम्हारा होगा और 20% प्लेटफॉर्म का होगा, ऐसा भी होता है। ठीक है, कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं ऐसे। उसके बाद जो है हमारा वो है लेवरेज। ठीक है, तो लेवरेज का सीन रहता है यहाँ पे। लेवरेज बहुत लोगों को पता नहीं है। सो प्लेटफॉर्म्स डू गिव डिफरेंट लेवरेज इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं तुम्हें दिखाने जाऊँ इंस्टेंट फंडिंग में लेवरेज का भी रहता है यहाँ पे। हाँ, लेवरेज जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, करेंसीज जो होता है, करेंसीज मतलब तुम्हारा जो ये फॉरेक्स करेंसीज जो होता है वहाँ पे 1:100 का लेवरेज है। ठीक है, उसके बाद कमोडिटीज में तुम्हारा 1:20 है, इंडाइसेस में तुम्हारा 1:20 है और क्रिप्टो में 1:2 है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी लेवरेज जिसको नहीं पता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास अगर 10K का अकाउंट है, ठीक है, 10K का अकाउंट है, अगर तुम 1:100 तुम्हारा लेवरेज है, दैट मीन्स 10,000 को अगर तुम 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो मतलब कि 100K हो जाता है वहाँ पे। राइट, सो 100K का जो पावर है वो तुम्हें वहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, तो लेवरेज का मोटा मोटा एग्जांपल ये रहता है। लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म में क्या होता है, बेसिकली लेवरेज का मतलब कि इनके मतलब रूल्स इतने ज्यादा है, जैसे कि ड्रॉडाउन वगैरह मैंने समझा दिया है, राइट। इतने ज्यादा रूल्स है यहाँ पे, तो लेवरेज का मतलब कोई सीन तुम्हारे दिमाग में आता ही नहीं। ठीक है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, बाकी तो मुझे नहीं पता है कि कैसा, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि लेवरेज का उतना ज्यादा तुम्हारे दिमाग में आएगा नहीं अगर तुम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो, प्रॉपर अगर उनके रूल्स को अगर तुम देखने जाओ, स्ट्रिक्टली अगर फॉलो करते हो डिसिप्लिन के साथ चीजों को, तो फिर लेवरेज का उतना ज्यादा सीन रहता नहीं है। ठीक है, तो यही थे कुछ रूल्स प्लेटफॉर्म के। ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया है। तो यही थे कुछ रूल्स जो कि तुम्हें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंसी रूल, रूल भी मैंने बता दिया था कल, पता है। सो ये कुछ प्लेटफॉर्म के रूल्स होते हैं, कॉमन रूल्स, जो कि हर एक प्लेटफॉर्म में होते ही होते हैं। बाकी इसके अलावा और भी कोई प्लेटफॉर्म है जिनमें मतलब कुछ अलग रूल्स भी रहते हैं, तो वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन ये कॉमन रहते हैं। सो आई होप दैट तुम्हें रूल्स वगैरह जो है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि बहुत लोगों को डाउट कंफ्यूजन था, दैट इज लॉट साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आए थे, बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई थी, मैसेजेस आए थे मुझे इंस्टाग्राम में कि भाई आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हो, कि आप लॉट साइजिंग कैसे करते हो। तो मैंने सोचा कि प्लेटफॉर्म के बारे में बना ही रहा हूँ, तो लॉट साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये सेगमेंट भी यहाँ पे मैंने ऐड किया है।
तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल सी चीज़ें बताऊंगा, तुम्हारे दिमाग में घुसा लो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है सीन, लॉट साइज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर रिस्क मैनेजमेंट। सीधी सी बात है, ठीक है। लॉट साइजिंग पे ही डिपेंड करता है कि तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट कैसा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ट्रेडर में खोल के दिखा देता हूँ, वहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ कि वहाँ पे लॉट साइज का सीन रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो लॉट साइज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर रिस्क मैनेजमेंट, but the thing is that lot sizing differs from instrument to instrument, so I recommend lot sizing differs from instrument to instrument, so I do recommend, and this is something which I personally use, ठीक है, ये मैं personally use करता हूँ, that is to fix the percentage of the risk in every trade, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, फिक्स द परसेंटेज ऑफ रिस्क इन एवरी ट्रेड, ठीक है। तुम्हारा जो रिस्क परसेंटेज है कि तुम कितना रिस्क लेने वाले हो हर एक ट्रेड में, वो परसेंटेज तुम्हारा सेट होना चाहिए, ठीक है। लॉट साइज उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट का मतलब अलग अलग लॉट साइज रहता है। जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया, लॉट साइजिंग डिफर्स फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट, मतलब गोल्ड का जो लॉट साइज है वो अलग रहता है, फॉरेक्स का जो मतलब कि बाकी यूएसडी यूरो का जो लॉट साइज है वो अलग रहता है, जीबीपी जेपीवाई का अलग रहता है, बाकी US30 का या फिर जो भी चीज़ है सबका अलग अलग लॉट साइज रहता है, राइट। तो लॉट साइज में उतना ज़्यादा दिमाग मतलब कि घुसाने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं जो यूज़ करता हूँ पर्सनली, दैट इज दैट आई हैव अ फिक्स परसेंटेज, ठीक है। आई हैव अ फिक्स परसेंटेज ऑफ रिस्क व्हिच आई टेक इन एवरी पर्टिकुलर ट्रेड, ठीक है। हर एक ट्रेड में मैं एक ही परसेंटेज का रिस्क लेता हूँ कि मुझे पता है कि मुझे इतना ही रिस्क करना है irrespective of the account size, ठीक है। instead of getting confused in the lot sizes by the lot size of different instruments, ठीक है। सीधी सी बात है, मतलब कि कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट नहीं करना है कि लॉट साइज में अभी इसमें क्या लो इसमें क्या लो। सो वो कंफ्यूजन की वजह से मैंने वो कंफ्यूजन ही अपना हटा दिया, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे पता है कि मुझे यही परसेंटेज लेना है, यही परसेंटेज से मुझे ट्रेड करना है हर एक ट्रेड में, ठीक है। तो वो मेरे दिमाग में क्लियरली बैठ चुका है, और वो मैं तुम्हें भी रिकमेंड करता हूँ। एक मतलब अच्छा स्टेट ऑफ माइंड रहेगा, लॉट साइज में मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। सो द थिंग इज दैट मैं अभी अपना पर्सनल जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो माय नंबर 1 रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज टू टेक 0.5% ऑफ द अकाउंट साइज इन एवरी ट्रेड। सीधी सी बात है, ठीक है। मैं 0.5% से ज्यादा एक ट्रेड में लेता ही नहीं, ठीक, कभी भी नहीं लेता। मैं अभी स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, ठीक है। स्कैल्पिंग में मतलब क्या होता है, 0.5% ही रिस्क लेता हूँ, ठीक है। तो 0.5% इन एवरी ट्रेड, और कभी कभार तो 0.5% से कम ही हो जाता है, ठीक है। तो 0.4 हो जाता है, कभी कभार 0.3 हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि कैसे स्प्रेड वगैरह पे भी डिपेंड करता है वो सब चीज़ें, राइट। तो ये होता है, लेकिन पर्टिकुलरली मतलब 0.5% इन एवरी ट्रेड मैं स्टिक रहता हूँ उस रूल से, ठीक है। एंड 1% ऑफ द अकाउंट साइज इफ आई डिसाइड होल्डिंग द ट्रेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने बहुत बार अपना अकाउंट जो है वो दिखाया है, मैं ट्रेड्स को होल्ड भी करता हूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ, राइट। स्विंग ट्रेडिंग और अभी स्कैल्पिंग मैंने हाल ही में शुरू किया, ठीक है। तो अभी मतलब स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, जब मुझे पता है कि ये मतलब कि एनालिसिस वगैरह सब कुछ कर लिया, टॉप डाउन एनालिसिस सब कुछ मेरा हो गया है, उसके बाद मुझे पता है कि मुझे ये ट्रेड होल्ड करना है, आगे जाके मतलब ये बूम करेगा, ठीक है। मुझे पता है वो चीज़, तब मैं क्या करता हूँ, 1% लेता हूँ पूरे अकाउंट साइज का। फॉर एग्जाम्पल अगर 5000 का मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है मैंने, if I have a 10K account then 0.5% is $50, ठीक है, of the account. So in every trade I will only risk $50 and 1% in which $100 which is $100 in holding trades, ठीक है। होल्डिंग ट्रेड्स में मैं 1% यूज करूंगा। मेरे पास 10K का अकाउंट है तो उसका 1% होता है $100, तो $100 मैं जो लॉन्ग होल्डिंग ट्रेड्स है उन पे लगाऊंगा, ठीक है। और जो मतलब कि अभी मैंने ट्रेड लिया, अभी 2 घंटे बाद या फिर मतलब 5 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 30 मिनट बाद मैं बंद करने वाला हूँ, तो उसमें सिर्फ मैं $50 ही लगाऊंगा, मतलब कि 0.5% ही लगाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा रूल जो है ये एकदम फिक्स्ड रूल है, ठीक है। इसके अलावा मैं और कोई भी रूल फॉलो नहीं करता हूँ, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से ना मेरा अकाउंट ब्रीच हो सकता है, ब्लो होना तो दूर की बात, सीधी सी बात है, ठीक है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को मैं फॉलो करके चलता हूँ, और चाहे आगे जाके मेरे पास 100K का अकाउंट हो, 200K का अकाउंट हो, मिलियन में फंडिंग हो, जो कि आई हैव अ गोल ऑफ दैट ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो तो होना ही है, एक दिन जाके सबका होगा हमारा, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैं इसी चीज़ को फॉलो करूँगा, मैं इससे भटकने वाला नहीं हूँ। अगर इतने सारे लोग अगर तुम्हें कह रहे हैं कि मतलब मुझे पता नहीं है कि लोग एक ट्रेड में 2 ट्रेड में कैसे कर लेते हैं, वो सब चीज़ें मुझे नहीं पता है, मैं उस पर घुसना भी नहीं चाहता हूँ, ठीक है। मैं उस पर घुसना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो लोग कह रहे हैं, 90% लोग अगर कह रहे हैं कि 0.5% रिस्क करो तुम एक हर एक ट्रेड में, तो फिर वो लोग कुछ सोच समझ के ही बोल रहे हैं ना वहाँ पे, राइट। उन्होंने किया हुआ है, उनको रिजल्ट्स मिले हैं वहाँ पे, उसके बाद ही उन्होंने वो सब बातें बोली है, ठीक है। तो मुझे भी रिजल्ट्स मिला, उसके बाद ही मैं ये सब बोल रहा हूँ,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि हवा में मैं बातें कर रहा हूँ, मैं ठीक जैसे मैं अपने आप को मतलब फॉलो करके चलता हूँ। अरे मार्केट सबका है, मार्केट में अनगिनत पैसे है, तो कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है कि मैं अभी कुछ और फॉलो करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और बता रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें ऑब्वियसली नहीं है, राइट। तो मैं जो फॉलो करता हूँ पर्सनली, जिसकी मदद से मतलब मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो वही चीज़ें मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। 0.5% के अलावा हर एक ट्रेड में कुछ भी मतलब तुम्हें रिस्क करने की जरूरत नहीं है, और अगर होल्डिंग ट्रेड्स है तो फिर पूरे अकाउंट का 1% ही यूज करो, ठीक है। This is the thing which I follow particularly. But still, if you want to get into the lot size thing, then you can use MyFX book. ठीक है, तो MyFX book का मुझे पता चला, तो तुम इसका for sure यूज कर सकते हो। तो सीधा जाओ गूगल पे MyFX book सर्च करो, और वहाँ पे लॉट साइजेस वगैरह तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे FX कैलकुलेटर्स पे चले जाओ, उसके बाद पोजीशन साइज कैलकुलेटर, ठीक है। सो अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे टाइप करो x, तो XAUUSD, ठीक है, XAUUSD अकाउंट करेंसी जो है वो इसका है USD। अकाउंट साइज मेरा है $10,000 फॉर एग्जांपल। रिस्क रेशियो, ठीक है, रिस्क रेशियो जो परसेंटेज का मैंने तुम्हें कहा है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ तुम्हें यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो 0.5% ही लूँगा, ठीक है। उसके बाद स्टॉप लॉस अभी चल रहा है 2650 शायद, ठीक है। तो बाय पोजीशन अगर लॉन्ग पोजीशन में रखूँगा तो 2640 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर दूंगा, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो $10,000 का अकाउंट है, 0.5% होगा $50, यूनिट में मिलेगा 2 यूनिट्स ऑफ XAUUSD, और तुम्हारा जो साइजिंग होगा, जो लॉट साइज होगा, दैट इज 0.02, ठीक है। अगर तुम 0.02 लॉट लेते हो तो फिर तुम्हारा ये वाला चीज़ होगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं इस वाले सी ट्रेडर में, ठीक है। तो सी ट्रेडर में होता है कि नहीं, के लिए 0.02 लॉट का है, राइट। तो देखो 2640 2640 यहाँ पे मैंने प्राइस डाल दिया है, 0.02 लॉट यहाँ पे मैंने डाल दिया है, तो मेरा जो रिस्क है ऑलमोस्ट वो 0.5% ही है। इस अगर मैं 3 करता हूँ तो फिर ये ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा मैं करने नहीं वाला हूँ, चाहे थोड़ा सा कम हो, लेकिन मैं तो अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट ऐसे ही करूँ, ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये वाली बात है यहाँ पे, तो ये तुम यूज़ कर सकते हो अपने लॉट साइज वगैरह को फाइंड करने में। वैसे तो मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा तो इस वाले चीज़ से ही काम हो जाता है, ठीक है। सो 0.5% इन एवरी ट्रेड एंड 1% इन होल्डिंग ट्रेड्स, ठीक है। तो ये वाला मतलब फंडा बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो अभी कुछ हम चीज़ें समझ लेते हैं जो कि मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, जो कि मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि अगर तुम इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो फिर तुम्हारा अकाउंट ब्रीच होना तो दूर की बात है, ठीक है, ब्लो होना तो दूर की बात है, ब्रीच तक नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रिवेंट मी फ्रॉम ब्रीचिंग एंड ब्लोइंग माय अकाउंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो चीज़ें है वो एक एक करके समझते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज स्ट्रिक्ट SL एंड TP, ठीक है। स्ट्रिक्ट SL और TP रहना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो SL तो हम स्ट्रिक्टली वहाँ पे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे प्रोफॉर्म्स का क्या रहता है वहाँ पे SL जो होता है वो मैंडेटरी रहता है, ठीक है। तो SL तो हम ले लेते हैं, लेकिन TP हम लेने में थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि मैनुअली छोड़ देते हैं, ऊपर जाएगा तो देखेंगे, नीचे आएगा तो SL ही होगा, राइट। तो वो सब चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। TP भी तुम्हारा सेट रहना चाहिए हमेशा, ठीक है, ताकि मतलब जब भी तुम्हारा तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा TP जो है वो प्रॉफिट जब हिट करे तो मार्केट से निकल लो आराम से, ठीक है। तो वो चीज़ होता है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो मैं फॉलो करता हूँ, दैट इज फिक्स्ड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। Some platforms thus have this rule as well. You can't change your risk to reward ratio suddenly. जो कंसिस्टेंसी रूल है जिसका मैंने कहा था तुम्हें, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी रूल में क्या होता है, कंसिस्टेंसी रूल में होता है कि तुम अचानक से जो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल तुम अगर 1:2 ले रहे हो तो सडनली तुम उसको 1:5 नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स में ये भी सीन रहता है, तो वो चीज़ यहाँ पे कहा गया है। सो बाकी इंस्टेंट फंडिंग की मैं बात करूँ तो इंस्टेंट फंडिंग में वो सब चीज़ें नहीं है, तो इसलिए फ्रीली मतलब हम कर पाते हैं वो सब चीज़ें वहाँ पे, ठीक है। तो ये वहाँ का बाकी फिक्स में मेरा रेशियो जो होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, वैसे भी रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये भी एक फंडा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो भी मतलब वो सेटल होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि फिक्स रहना चाहिए। मेरा जो रहता है वो 1:2 रहता है, कभी कभार 1:3 चला जाता है, ठीक है। कभी अगर मुझे लगे कि ट्रेड जो है मेरे फॉर्म में बहुत ज़्यादा ही जा रहा है, ब्रेक इवन करने के बाद ट्रेलिंग जो मतलब कि पार्शियल बुकिंग वगैरह करने के बाद भी जो चीज़ें है वो ट्रेड मेरे फॉर्म में ही जा रहा है, तो फिर मतलब तुम होल्ड कर सकते हो, राइट। तो वो सब चीज़ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फिक्स रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मतलब होना चाहिए, ओके। देन द नेक्स्ट थिंग इज लर्न टू ब्रेक इवन दी ट्रेड्स इन ऑर्डर टू अवॉइड लूजिंग मोर, ठीक है। ये चीज़ मुझे लगता है कि
मुझे बहुत सारे लॉस करने से बचाता है ये चीज़। ठीक है, मैं कभी कभार जब ट्रेड ले लेता हूँ उसके बाद मतलब रियलाइज होता है कि ये तो मेरे अगेंस्ट में जा रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत जब भी प्रॉफिट होता है मैं देखता हूँ कि मेरे फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, फॉर्म में जा रहा है, उसके बाद मैं ब्रेक इवन कर देता हूँ। ठीक है, ब्रेक इवन कर देता हूँ। अगर वो नीचे भी आया, एसएल भी हिट किया, तो मेरा वहाँ पे कोई भी लॉस नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ पे होता है। तो ब्रेक इवन करना सीखो, नहीं तो डोंट गेट सो मच इनटू द सेइंग ऑफ लाइक या तो टीपी होगा या तो एसएल होगा। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारे लोग हैं इंटरनेट में जो कहते हैं कि भाई ट्रेड लगा दिया, अब तो या तो एसएल होगा या तो टीपी होगा। सीधी सी बात है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि मतलब कि एसएल नहीं खाना चाहिए। एसएल मैंने भी बहुत खाया है, मैं हमेशा एसएल खाता हूँ। ठीक है, एक दो एसएल तो खाता ही हूँ, ऑब्वियसली वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, लेकिन मैं उतना ही खाता हूँ जितनी मेरी औकात है। ठीक है, मैं रिस्क मैनेजमेंट को पूरा फॉलो करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट को अपना बाप समझ के मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ प्रॉपर। ठीक है, तो उसके हिसाब से बहुत इज्जत देता हूँ मैं उस चीज़ को। तो मेरा मैं जो रिस्क करता हूँ 0.5% ऑफ द अकाउंट करता हूँ, तो मुझे पता है कि अगर वो चला भी गया, वो एसएल हिट भी हो गया, मेरा वो अमाउंट मुझसे चला भी गया, तो फिर तो भी मुझे किसी बात का मतलब लॉस नहीं है, गम नहीं, रिग्रेट नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ होता है। तो एसएल या तो टीपी या तो एसएल तब होना चाहिए ये बात जब तुम अपने औकात के हिसाब से एसएल ले रहे हो। ठीक है, नहीं तो मतलब औकात से ज़्यादा ले रहे हो तो एसएल नहीं लगेगा, वो सब तुम मतलब इल्यूजनल वर्ल्ड में ही रहोगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा मतलब सोचना बंद करो। ये जो भी लोग इंटरनेट में कहते हैं या तो टीपी होगा या तो एसएल होगा, ब्रेक इवन करना सीखो ट्रेड को। ठीक है, मतलब कि लूज करना ही क्यों, बात यह है कि लूज करना ही क्यों। ठीक है, तुम अगर जानते हो कि एक अकाउंट तुमने लिया है, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा फ्रेंडली पॉकेट नहीं है कि तुम और एक मतलब कि 50K का अकाउंट खरीद पाओ, 100K का अकाउंट खरीद पाओ, राइट। तो वो सब चीज़ें अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेस एट द टाइम मतलब नहीं है तुम्हारे पास, तो फॉलो दिस थिंग्स। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि भाई अकाउंट रूढ़ ही नहीं सकता, ब्रीच भी नहीं हो सकता अगर तुम इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो। सीधी सी बात है। ठीक है, मैं जो फॉलो कर रहा हूँ वही चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ, मैं बार बार वही चीज़। ठीक है, उसके बाद ब्रेक इवन करना सीखो, ये सब आदत डालो अपना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज पार्शियल बुकिंग। ठीक है, डू पार्शियल बुकिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ अगर तुम्हें मिल रहा है, छोटा सा ही हो शायद चाहे वो, तो वो बहुत गुना अच्छा है कुछ ना मिलने से, खाली हाथ वापस आने से, राइट। तो वो एक चीज़ होता है। सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पार्शियल बुकिंग करो। पहले तो अपना अगर तुमने ट्रेड लिया है, तो ट्रेड अगर तुम्हारे डायरेक्शन में चला गया तो पहले तो उसको ब्रेक इवन करो। ठीक है, ताकि तुम्हें लॉस ना हो भाई। ठीक है, तुम्हारा एसएल क्यों हिट होना चाहिए, सीधी सी बात है, एसएल क्यों नहीं हिट होना चाहिए। अगर तुम्हें पता है कि मतलब ट्रेड तुम्हारे फॉर्म में हो जा रहा है, तो फिर ब्रेक इवन करो। और अगर ब्रेक इवन करने के बाद भी मतलब वो तुम्हारे फॉर्म में और जा रहा है, तो फिर पार्शियल बुकिंग करना शुरू करो। अपना जो एसएल है वो ट्रेल करना शुरू करो। ठीक है, वो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, अपना एसएल भी थोड़ा थोड़ा मतलब ऊपर लेते जाओ, तुम्हारा प्रॉफिट भी बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ करना शुरू करो, अपना ब्रेक इवन और पार्शियल बुकिंग। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन मैं फॉर श्योर रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, प्रॉफिट करना ज़्यादा बेहतर होता है कुछ ना करने से, तो वो चीज़ होता है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे मेन चीज़ है, दैट इज जस्ट 1 to 2 ट्रेड्स इज एनफ फॉर इन ए डे। ठीक है, एक दिन में सिर्फ 1-2 ट्रेड, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 ट्रेड, बस, और कुछ भी नहीं करना है। अगर तुम होल्डिंग ट्रेड्स करते हो, स्विंग ट्रेडर हो, तो फिर तो हफ्ते में तुम 2 से 3 ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मैं स्कैल्पिंग भी करता हूँ, तो स्कैल्पिंग में 1 से 2 ट्रेड, मैक्सिमम 3 ट्रेड में कभी कभार लेता हूँ। ठीक है, वो भी मतलब ओकेजनली, जब लगे कि मुझे लेना चाहिए तभी मैं लेता हूँ, नहीं तो मैं 2 ट्रेड हो गया दिन में, चाहे एसएल हो, चाहे टीपी हो, चाहे ब्रेक इवन हो, ब्रेक इवन पे दिन क्लोज किया, मैं सिस्टम बंद करता हूँ, चला जाता हूँ। क्योंकि तुम जब भी चार्ट को देखते रहोगे कि ये हो सकता था, ये हो सकता था, होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता था। ठीक है, तुमने जहाँ पे पैसा गवाया, किसी ने पैसा कमाया, किसी ने पैसा गवाया, तो तुमने कमाया, तो वो सब चीज़ें रहता है वहाँ पे। तो चार्ट को जितना भी देखते रहोगे, घूरते रहोगे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो उतना ही तुम्हारे माइंड के साथ वो खेलेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 1-2 ट्रेड हो गया, 3 ट्रेड हो गया मैक्सिमम, सिस्टम बंद करो, घूमने निकल जाओ, या फिर अपना दूसरा काम करो। ठीक है, वो सब चीज़ होता है यहाँ पे। तो कोई भी टेंशन लेने की, हेडेक लेने की बात ही नहीं है। डोंट ओवर ट्रेड, सीधी सी बात है, ओवर ट्रेड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। 102 ट्रेड, 3 ट्रेड। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट इज द ओनली की टू अनलॉक द डोर्स ऑफ गेटिंग फंडेड। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, दैट रिस्क मैनेजमेंट इज द वे इन प्रोफॉर्म टू गेट फंडेड एंड गेट कंसिस्टेंट इनकम, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई भी वे नहीं है, और कोई भी तरीका नहीं है जिसके थ्रू तुम कंसिस्टेंट इनकम प्रोफॉर्म के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को अपना बाप मान के चलिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया यहाँ पे डिटेल में, तुमने फॉर श्योर मतलब समझ लिया होगा। यही सब चीज़ें जो कि मैं फॉलो करता हूँ अपने रिस्क मैनेजमेंट को मतलब कि एकदम पीक में रखने के लिए। ठीक है, प्रोसेस स्लो है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये सब चीज़ें जो मैं करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए, ये प्रोसेस स्लो है। ठीक है, मैं मानता हूँ ये चीज़, लेकिन ये रिजल्ट ओरिएंटेड है।
सीधी सी बात है, तुम्हारा अकाउंट मतलब कि उड़ना तो दूर की बात है, ब्रीच भी नहीं हो सकता अगर तुम ये सब मतलब मान के चलते हो। ऑल राइट, सो नाउ मोस्ट अवेटेड सेक्शन, जिसके लिए मैं जानता हूँ कि तुम में से बहुत सारे लोग इस वीडियो में आए हो, विच इज प्रॉप फॉर्म टैक्सेशन। ठीक है, तो अभी डिटेल में प्रॉप फॉर्म टैक्सेशन के बारे में हम जानेंगे, कैसे क्या तुम्हें प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग अगर तुम करते हो, फंडेड अकाउंट अगर तुम लेते हो, उसके बाद तुम्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना टैक्स देना पड़ता है उसमें से, फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर करते हो तुम ब्रोकर के थ्रू, पर्सनल कैपिटल के थ्रू, तो वो सब चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन मेजरली प्रॉप फॉर्म टैक्सेशन के ऊपर बात करेंगे। तो आई होप दैट इस सेगमेंट के बाद तुम्हारा जो भी डाउट्स है, कंफ्यूजन है टैक्सेशन को लेके, वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट इनटू इट। सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर इज नो नथिंग लाइक प्रॉप फॉर्म टैक्सेशन इन इंडिया। ठीक है, प्रॉप फॉर्म टैक्सेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है इंडिया में। ठीक है, क्यों? Why so? Because the prop firm industry is a complete new industry and so there are no regulations for this. सीधी सी बात है। ठीक है, prop firm industry एक complete new industry है, नई इंडस्ट्री है, जिसके वजह से यहाँ पे कोई भी रेगुलेशन ही नहीं है। ठीक है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द एंटायर वर्ल्ड ऑफ प्रॉप फर्म इंडस्ट्री, मतलब कि पूरी दुनिया में प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में कोई भी रेगुलेशन ही नहीं है, गाइडलाइंस भी नहीं है, बिकॉज एकदम नया इंडस्ट्री है। ठीक है, लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा पुराना इंडस्ट्री है, प्रॉप फर्म ऑब्वियसली पुराना कंसेप्ट है, लेकिन उतना ज़्यादा मार्केटिंग नहीं था उस टाइम पे, किसी को मतलब अवेयरनेस नहीं था प्रॉप फर्म के बारे में। तो अभी जब लोग जानेंगे उस चीज़ को, तब जो मतलब लोगों को लगेगा कि बहुत सारे लोग जानते हैं, पुराना हो गया होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, बहुत टाइम से है प्रॉप फर्म इंडस्ट्री, 2016 से 2015 से, तब से मतलब प्रॉप फर्म इंडस्ट्री चल रहा है, लेकिन किसी को अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, बार बार चल रहा था इंडिया में, तो कह सकते हो कि अभी आया है। ठीक है, रिसेंटली आया है, अभी हम जानते हैं कि प्रॉप फर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये वाली बात होती है। तो कोई भी रेगुलेशंस नहीं है, और इसका मतलब अगर कोई भी रेगुलेशंस नहीं है, दैट मीन्स दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर कोई भी गवर्नमेंट हो पूरी दुनिया में, उनको नहीं पता है कि इस पे रेगुलेशन लगाए तो लगाए कैसे। ठीक है, मतलब कि गाइडलाइंस लगाए तो लगाए क्या इसके ऊपर। ठीक है, टैक्स कैसे लगे हम लोग, तो उनको मतलब ये सब बातें क्लियर नहीं है, इसलिए कोई भी रेगुलेशंस नहीं है अभी के टाइम में। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल यू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम गोइंग टू जेल। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है जो भी मतलब लोग होते हैं जो कि प्रॉप फर्म करते हैं, दैट इज दैट हाउ विल दे प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम गोइंग टू दी जेल। ठीक है, मैं प्रॉप फर्म ट्रेडिंग करता हूँ, मैं फंडेड अकाउंट है मेरे पास, मैं अगर इनकम करता हूँ वहाँ पे कंसिस्टेंट इनकम करता हूँ, तो फिर मतलब जेल तो नहीं होगा मुझे, मतलब पुलिस पकड़ के तो नहीं ले जाएगी। तो उनको मतलब ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है। सो आज इस वीडियो में, इस वाले पार्ट में मतलब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, so the reality is that you will only get caught by the police if you fall into the income tax slab of India according to your yearly income। ठीक है, yearly income यहाँ पे और एक बात हुआ है कि yearly income ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर की बात हो रही है, फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। ठीक है, सो उस फाइनेंशियल ईयर के टाइम पे जो भी मतलब तुम्हारा इनकम है, वो अगर इनकम टैक्स स्लैब ऑफ इंडिया में आता है, जो नया 2024 का रिजिम है, तो उसके अंदर अगर आता है, तो फिर बट यू डोंट फाइल एन ITR, तुम अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हो, तो फिर भाई तुम्हें तो ये होगा ही होगा। ठीक है, तो ये होगा या तो कोई फाइन देना पड़ेगा, तो वो सब बातें होता है। तो वो जो नहीं भरता है उसको पता है कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे तुम टैक्स स्लैब ऑफ इंडिया देख सकते हो, जो रिसेंटली मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में। ठीक है, तो इसी साल मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है, फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025 मतलब यही टैक्स स्लैब फॉलो किया जाएगा। ठीक है, पुराना वाला जो है उसको मतलब कि डिसमेंटल कर दिया गया है वहाँ पे, तो वो सब है। तो यहाँ पे नया जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से अप टू 3 लाख रुपीज़ का अगर तुम्हारा इनकम होता है एक साल में, फाइनेंशियल ईयर मैं कह रहा हूँ, उसका ध्यान रखना, फाइनेंशियल ईयर 3 लाख रुपीज़ का अगर इनकम होता है, तो तुम्हें कुछ भी टैक्स यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, एकदम नील होता है। ठीक है, तो 3 लाख के ऊपर अगर होता है तुम्हारा, 3 लाख से लेके 7 लाख रुपीज़ का होता है तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर में इनकम, तो फिर 5% तुम्हें टैक्स देना पड़ता है। 7 लाख से 10 लाख रुपीज़ होता है तो 10%, 10 लाख से 12 लाख होता है तो 15%, 12 लाख से 15 लाख होता है तो फिर 20%, और अबोव अगर 15 लाख से ऊपर तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर का इनकम है, तो फिर तुम्हें 30% टैक्स वहाँ पे देना पड़ता है, जो कि काफ़ी हाई है, मतलब कि ऑनेस्टली मतलब हाई है। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ है, और यहाँ पे बहुत लोगों को मतलब थोड़ा सा डाउट कन्फ्यूजन भी होता है। यहाँ पे थोड़े से तुम्हारे लिए बेहतर चीज़ें भी है जानने लायक। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मतलब ऊपर से बता देता हूँ तुम्हें। सो फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा अगर फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपीज़ का इनकम है, ठीक है, 10 लाख रुपीज़ तुम कमाते हो हर साल फाइनेंशियल ईयर में, मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या 10 लाख रुपीज़ का अगर तुम्हारा इनकम है फाइनेंशियल ईयर में, तो उसमें से तो 3 लाख रुपीज़ तो तुम्हें देना ही नहीं है।
₹3 लाख जो यहाँ पे है वो तो नील है एकदम, तुम्हें यहाँ पे देना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो 3 लाख यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है। टैक्स जो असली में तुम्हारा लगता है वो लगता है 7 lakhs के ऊपर, ठीक है। अभी इसमें भी कोई भी डिडक्शन वगैरह बहुत कुछ है, वो सब चीज़ें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मोटा-मोटा समझ लो कि यहाँ पे फ़ायदा भी मतलब है लोगों का। ऐसा नहीं है कि सीधे तौर पे मतलब वहाँ पे 10 लाख रुपीज़ का इनकम हुआ तो 10 लाख में से 10% ही डिडक्ट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे स्लैब टू स्लैब डिपेंड करता है चीज़ें, तो वो सब देखना पड़ता है थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। तो ज़रा डिटेल में बात नहीं करेंगे अभी, इसी चीज़ को थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो बात ये है, सो इन योर जॉब, अगर तुम्हारे पास एक जॉब है तो फिर अगर तुम्हारी कंपनी है तो वो कंपनी में अगर तुम जॉब करते हो तो तुम्हारी कंपनी ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए देख लेती है, ठीक है। ये टैक्स वैक्स का तुम्हें उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी कंपनी मेकअप कर लेती है वो सब चीज़ें, ठीक है। बट दिस इज अ बिजनेस, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, मैंने पहले ही कहा दिया था, ट्रीट इट एज अ बिजनेस एंड मेनली इट्स योर बिजनेस, ठीक है। ट्रेडिंग जो तुम ये प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो ये तुम्हारा बिजनेस है सीधे तौर पे, ठीक है। अगर एज ए देखने जाए तो कंपनी के लिए हम लोग फ्रीलांसर्स ऐसे अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फ्रीलांसर्स को भी एज ए बिजनेस पर्सन ही देखा जाता है, ठीक है। तो वो एक चीज़ है, तो दिस इज योर बिजनेस, सो यू हैव टू नो एंड डू दिस थिंग्स बाय योर ओन, सीधी सी बात है, ठीक है। तो तुम्हें ये सब चीज़ें खुद देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हारा बिजनेस है तो तुम्हें तो ध्यान रखना ही पड़ेगा उसका। अगर तुम्हारी जॉब होती, कंपनी ये सब चीज़ें देख लेती तो माथा पीछे करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन बिजनेस है तो ये सब चीज़ें तुम्हें देखना पड़ेगा अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट डोंट अननेसेसरीली कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दिस थिंग्स टिल द टाइम यू आर मेकिंग 7 to 10 lakh ऑफ इनकम इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। आफ्टर दैट जस्ट कंसल्ट दिस थिंग्स विद अ गुड सीए, पीपल हु फाइल्स इनकम टैक्स एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे क्या समझाया हुआ है, आई होप कि तुम समझ गए हो। 7 लाख to 10 लाख रुपीज़ का अगर इनकम नहीं होता है तुम्हारा एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, तब तक तुम्हें ये टैक्सेशन वगैरह का झमेला लेना ही नहीं है दिमाग में, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑनेस्टली कहता हूँ, वहाँ पे मेरे कमेंट सेक्शन में मतलब जितने भी लोग ये टैक्स ये सब कर रहे हैं, टैक्सेशन कितना देना पड़ेगा, टैक्स कैसे फाइल करना पड़ेगा, आईटीआर कैसे फाइल करे, मतलब कि फॉर्म से अगर प्रॉफिट आया तो वहाँ से कितना टैक्स जाएगा, 30% लगेगा कि इतना % लगेगा, भाई मेरे कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे दावा ठोक के कह सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो टैक्स ये सब चीज़ें कर रहे हैं उनको मतलब उनका इतना इनकम है ही नहीं फाइनेंशियल ईयर में, 7 to 10 लाख रुपीज़ का इनकम है ही नहीं उनका, और वो टैक्स कितना भरना पड़ेगा, कितना % देना पड़ेगा, वो सब चीज़ों में लगे पड़े हैं। भाई मेरे पहले पैसे कमाओ, सीधी सी बात है। इतना एक मार्क तक तो पहुँचो कि तुम सीए से कम बात कर पाओ अपना, ठीक है। सीए से बात करने के लिए भी तुम्हारा जो इनकम है वो 7 to 10 लाख रुपीज़ का होना चाहिए, उसके बाद ही तुम बात कर पाओगे उससे, उसके नीचे वो बात ही नहीं करेगा तुमसे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इतना इनकम कर लो पहले, उसके बाद टैक्सेशन के बारे में सॉर्टेड सीन होता है, कोई भी चिंता करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। सब चीज़ें एक बार पैसा कमा लिया, उसके बाद 2-3 हज़ार 5 हज़ार में तुम एक सीए से कंसल्ट कर सकते हो, जो तुम्हारे लोकल एरिया में जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जो रिटर्न देते हैं वो सब लोग, तो वहाँ पे तुम्हें वो सब मिल जाएंगे, ठीक है। भरे पड़े रहते हैं हमारे लोकल एरिया में, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं वहाँ पे। सो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, फॉर मी माई गो टू पर्सन फॉर ऑल दिस थिंग्स इज माई फादर, सीधी सी बात है, ठीक है। मेरे जो पापा है वो ही इज इनटू द बिजनेस फ्रॉम द लास्ट 20 years एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस स्टोर्स, ठीक है। सो ही इज इनटू द बिजनेस फ्रॉम द लास्ट 20 to 25 years, तो उनको पता है कि मतलब कैसे इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह कैसे उन सब का झमेलों का मतलब करना पड़ता है, ठीक है। तो उनको पता है वो सब चीज़ें, तो मैं सीधा इन सब चीज़ों के अगर रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, मैं उनके पास ही जाता हूँ, तो वो सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे उनके जान पहचान में बहुत सारे लोग हैं, तो वो मुझे उनसे कंसल्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो वो एक चीज़ है, तो उनसे मैं बात करता हूँ, तो सारे डाउट्स कन्फ्यूजन वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। So you can also consult your parents or any known person around you. That's the best thing you can go with. ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम कंसल्ट करो टैक्सेशन वगैरह के, अगर तुम्हारा इनकम उतना है, ठीक है, तभी कंसल्ट करना है। ऐसे कंसल्ट करके फायदा भी नहीं है कुछ भी, राइट। तो तुम उनसे बात तो कर लोगे बड़ी, लेकिन बाद में जाके वो सीए का नंबर देंगे तो कैसे बात करोगे उनसे, राइट। तो वो एक चीज़ है। तो अपना इनकम जो है इस लेवल पे ला लो पहले, उसके बाद ये सब चीज़ों का देखना, टैक्सेशन वगैरह उतना मतलब तुम्हारा दिमाग चलाने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। उनको कह दोगे कि मैं प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे ऐसे पैसे आते हैं, तो मैं किस टैक्स स्लैब के अंदर आऊँगा, या फिर टैक्स स्लैब तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। तुम्हारा इनकम अगर इतना हो गया तो कितना % तुम्हें देना पड़ता है, किस स्लैब में आओगे, तो तुम्हें वो अपने आप ही पता चल जाएगा। लेकिन आईटीआर वगैरह कैसे फाइल करना है, कैसे वो चीज़ें करना है, कैसे वो मतलब कि प्रोसेस में घुसना है, तो वो सब उनको पता है अच्छे से, तो वो सब चीज़ें वो लोग कर देंगे। तुम्हें कोई भी मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ में। लेकिन इनकम तो उतना कर लो मेरे भाई, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखने की बजाय में उन चीज़ों को मतलब इम्प्लीमेंट करो अच्छे से जो तुमने सीखा है, और पैसे कमाओ उससे दबा के।
ठीक है, दबा के पैसे कमाओ, उसके बाद मतलब टैक्सेशन वगैरह के बारे में पूछना। इज द बेस्ट थिंग यू कैन गो विथ। अपने रिलेटिव से पूछो जो कि बिजनेस कर रहा है, अपने मामा से पूछो, मामी से पूछो, सब कुछ ना कुछ काम करें, राइट। जो एक अच्छे पोजीशन में बैठे हुए हैं तो उनको ये सब चीज़ों के रिगार्डिंग बहुत अच्छा नॉलेज होता है, या फिर उनको नॉलेज भी नहीं होता तो उनके कंटेक्ट में बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, लोग होते हैं जो कि उनके लिए ये सब काम करते हैं। तो सीधा जाओ, उनसे बात करो, वो फॉर श्योर मतलब वहाँ पे जो तुम्हारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन है वो सब चीज़ें सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, और तुम्हें वहाँ पे गाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। तो टैक्सेशन का मैंने मोटा मोटा तुम्हें बता दिया है कि इतना इनकम जब तक ना हो तब तक मतलब तुम्हें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा, ठीक है। इतना कर लो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि किस टैक्स स्लैब में आते हो। उसके बाद जाओ, इस आदमी से बात करो, इन वाले लोगों से बात करो, और अपना जो टैक्स वगैरह है वो आराम से गवर्नमेंट को देते रहो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी खुश, तुम भी खुश, तुम्हारे घर वाले भी खुश, सीए भी खुश, उसके बाद इनकम टैक्स वाले भी खुश, सब कुछ। सो आई होप तुम्हें डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने भी एक कोई कसर नहीं छोड़ी है, एकदम डिटेल में वीडियो बनाया है। इसके अलावा आई डोंट थिंक दैट और कुछ हो सकता है प्रॉप फर्म, जितना तुम्हें एज ए बिगिनर जानने की जरूरत है, जितना एज ए इंटरमीडिएट तुम्हें जानने की जरूरत है, सब कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन, नाउ इट्स टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन। जो जो यहाँ से सीखा है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, अपने ट्रेडिंग करियर को आगे बढ़ाओ, और जो भी अपने गोल्स है लाइफ में वो अचीव करो। वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताओ कि और किस टॉपिक के ऊपर तुम्हें वीडियो चाहिए। फॉर श्योर वहाँ पे डिटेल वीडियो, ऐसे ही डिटेल वीडियो तुम्हारे सामने होंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में फॉर श्योर मुझे बताना, शेयर करो ये वीडियो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज ऑनेस्ट से भरा हुआ कंटेंट सब कुछ तुम्हें इसी चैनल पे मिलेगा। बाकी अगर तुम ट्रेडिंग फील्ड से ही हो तो तुम्हें फॉर श्योर न्यूज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में पता होगा, ठीक है। सो कॉल जो न्यूज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसके बारे में तुम्हें पता होगा। इसके नुकसान बहुत लोगों को नहीं पता है, जो अदर साइड है इसका प्रॉफिट होता है अच्छा खासा, वो पता है लोगों को कि अकाउंट वगैरह सब पास हो जाता है एक ही बार में। लेकिन जो अदर साइड है न्यूज ट्रेडिंग का, वो एक बहुत ही ज्यादा डरावना साइड है जो कि लोग जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मैंने डिटेल में ये वीडियो बना के रखा है, तुम वहां पे जाके देख सकते हो कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर तुम न्यूज ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। तो फॉर श्योर जाके तुम देख सकते हो, समझ सकते हो, चीजों की गहराई में जाके मैंने चीजों को बताया है। तो जाके समझो और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो फॉर श्योर। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।